हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आइस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 27 अक्टूबर है। ये क्लास नंबर 32 है। इसमें हम लोग आज जो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस को पूरे अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो डेली आपका क्लास होता है 10 बजे, 1.5 घंटे का मिनिमम, वो 2 घंटे का भी हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोग का टारगेट है 31 अक्टूबर तक पूरा ईपीएफओ का सिलेबस को कंप्लीट करने का, और उसी को कंप्लीट करने के डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है, बहुत पहले से ही, तो ये उसी में ये क्लास आपका ऐड हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, ट्रेड यूनियन के बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे। कितने टाइप के ट्रेड यूनियन होते हैं, किसको ट्रेड यूनियन कहते हैं, वो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करता है। ठीक है, वो सारा डिटेल में एकदम पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक हम लोग लेंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस को पढ़ने का अलग अलग अप्रोचेज होता है। यूनिटरी मेथड, ठीक है, यूनिटरी अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच, गांधीयन अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, इस तरह से वो हम लोग देखेंगे। फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस का हम लोग बेसिक्स देखेंगे और भी रिलेटेड इससे टॉपिक्स पढ़ेंगे। वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट पे आईएलओ के बारे में देख लेंगे थोड़ा सा, उसके मतलब डिटेल में ही देखेंगे। उसके बाद वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से हम लोग देख लेंगे। स्ट्राइक, लॉकआउट, ठीक है, पूरा रिलेटेड चीज़ पढ़ लेंगे हम लोग। तो इस तरह से आज आपका जो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक लेते हैं हम लोग ट्रेड यूनियन का। हम लोग देखते हैं डिटेल में क्लासिफिकेशन, अलग अलग हम लोग उसको आधार पे बांटते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन जिसके आधार पे हम लोग ट्रेड यूनियन को बांटते हैं, जिस आधार पे, वो होता है कि कैसे वो बन रहा है, संरचना के आधार पे, या हम लोग उसको गठन के आधार पे बांटते हैं। ठीक है, कि वो उसको बनाया किसने है, ठीक है, किन लोगों ने बनाया। तो पहला है क्राफ्ट यूनियन। तो नाम से पता चल रहा है शिल्प संघ। तो इसमें एक जो व्यवसाय के जो लोग हैं वो इसके मेंबर होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, कारपेंटर लोग अपना एक ट्रेड यूनियन बना ले, इलेक्ट्रीशियन लोग अपना अलग बना ले, मैकेनिक उसमें सिर्फ मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन होंगे, मैकेनिक्स लोग में सिर्फ मैकेनिक्स होंगे। तो ये जो क्राफ्ट यूनियन बनता है, शिल्प संघ बनता है, वो प्रोफेशन के आधार पे, व्यवसाय के आधार पे बनता है। ठीक है, और ये किसी एक पार्टिकुलर इंडस्ट्री का या फिर कार्यस्थल पे रिलेटेड नहीं होता है। इस जैसे मान लीजिए हमने बनाया ट्रेड यूनियन बनाया कारपेंटर लोग का, तो कारपेंटर लोग भले अलग अलग इंडस्ट्री में काम क्यों नहीं कर रहे हैं, वो इस यूनियन के मेंबर हो जाएंगे। उसको बोलते हैं क्राफ्ट यूनियन। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे वो अपना स्पेसिफिक जो इंटरेस्ट होता है उसको वो प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, वो हो सकता है कि अलग अलग इंडस्ट्री का हो, लेकिन एक वो काम कर एक टाइप का काम करने। जैसे एग्जांपल है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन। इसमें भारत में जितने भी बैंक हैं उसके जो एम्प्लॉय हैं उसके मेंबर होंगे। ठीक है, जो क्लर्क वाले होंगे क्लर्कल जॉब करेंगे। फिर इंडियन टाइपिस्ट यूनियन, जो टाइपिस्ट लोगों का एक संघ होगा। इस तरह से उसी तरह से डॉक्टर अपना एसोसिएशन बना सकता है, राइट। उसी तरह से आप देखिए, जो आपका जो वीवर्स है, बुनकर, वो अपना एक एसोसिएशन में बना सकता है, यूनियन बना सकता है। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल यूनियन। इंडस्ट्रियल यूनियन क्या होता है, एक इंडस्ट्री में, सेम इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप के जो वर्कर होते हैं तो वो अपना एक यूनियन बना लेते हैं। जैसे ऑल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशन। तो कोल वर्कर जितने भी हैं भारत में, उसका एक ग्रुपिंग होगा जिसको वो यूनियन होगा, जिसको बोलेंगे ऑल इंडिया कोल वर्कर यूनियन। उसी तरह से टेक्सटाइल वाले लोग बना लेंगे। तो टेक्सटाइल में हो सकता है कि अलग अलग प्रोफेशन लोग कर रहे हैं, कोई बुनकर होगा, कोई वीवर्स होगा, कोई पेंटिंग का काम करेगा, है ना, कोई डिजाइनिंग का काम करेगा। तो इंडस्ट्रियल यूनियन में क्या है, एक इंडस्ट्री में जितने भी वर्कर्स होंगे उनका एक यूनियन हो जाएगा वो, उसको इंडस्ट्रियल यूनियन, औद्योगिक संघ हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोई प्रोफेशन का नहीं होता है, कोई शिल्प या श्रेणी का नहीं होता है, बल्कि पूरा एक समूहीकृत एक ग्रुपिंग रहता है किसका, जितने भी वर्कर्स होते हैं अलग अलग टाइप्स के। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल यूनियन, औद्योगिक संघ। तीसरा होता है जनरल यूनियन। जनरल यूनियन में क्या होता है दोस्तों, इसमें एक इंडस्ट्री के नहीं होते हैं, इसमें कोई भी जो है इसका मेंबर बन सकता है। अलग अलग वर्कर अलग अलग इंडस्ट्री का लोग बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग बोल दिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो जो एटक है उसमें एक कोई इंडस्ट्री के वर्कर्स को रिप्रेजेंट वो नहीं कर रहा है, अलग अलग इंडस्ट्री के कर रहा है। वो कोल इंडस्ट्री का भी हो सकता है, माइनिंग का भी हो सकता है, स्टील इंडस्ट्री भी हो सकता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी हो सकता है, कोई भी इंडस्ट्री हो सकता है। क्लियर है, उसको जनरल यूनियन बोलते हैं। तो यूनियन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्री और ऑक्यूपेशन, मेंबरशिप ओपन टू ऑल वेज अर्नर। तो संघ विभिन्न उद्योगों और व्यवसाय के श्रमिक सदस्यता सभी वेतन भोगियों के लिए खुला हुआ है। एग्जाम्पल है एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। फिर है फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन। इसमें क्या होता है, बहुत सारा ट्रेड यूनियन का एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अलग अलग ट्रेड यूनियन का था कॉम्बिनेशन और मल्टीपल ट्रेड यूनियन और फेडरेशन एट नेशनल लेवल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड पॉलिसी मेकिंग। तो जब नीति निर्माण के लिए और समन्वय स्थापित करने के लिए जब बहुत ट्रेड यूनियन आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं, तो उसको हम लोग फेडरेशन या कॉन्फेडरेशन बोलते हैं। जैसे इंटक है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, जैसे एचएमएस है, हिंदुस्तान मजदूर सभा, हिंद मजदूर सभा। फिर बीएमएस है, भारत मजदूर सभा। फिर सीटू है, ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस,
है ना, उस तरह से। तो ये क्या करता है, अलग अलग ट्रेड यूनियन को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करता है और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होता है, उसको हम लोग फेडरेशन, संघ या परिसंघ हम लोग बोलते हैं। तो ये हमने जो देखा, इसके किस आधार पे देखा कि ट्रेड यूनियन बना किससे है, उसका ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर के आधार पे। दूसरा दूसरा हम लोग देख सकते हैं, ट्रेड यूनियन को बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। उसमें जो वर्कर्स हैं वो किस टाइप के वर्कर हैं। अगर वो वर्कर जो है आपका मैनुअल काम कर रहा है, ठीक है, हाथ से काम कर रहे हैं, या इंडस्ट्रियल वर्क लेबरर्स हैं, ठीक है, जो किसी दुकान में किसी अपने सेल्फ वर्क कर रहे हैं, तो उनके एसोसिएशन को ब्लू कॉलर वर्कर बोलते हैं। और उनका एक यूनियन है जिसको बोलते हैं ब्लू कॉलर यूनियन, ठीक है। जैसे एग्जांपल है इंडियन नेशनल मेटल वर्कर फेडरेशन, तो इसमें जो है ना मजदूर लोगों का एक ग्रुपिंग है, ठीक है। दूसरा है व्हाइट कॉलर वर्कर यूनियन, तो ये भी वर्कर लोगों का ही है, लेकिन ऐसे वर्कर लोगों का ये यूनियन है जिसमें जो है आपका मजदूर क्लास के लोग नहीं होंगे, वो क्लरिकल जॉब करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव या सुपरवाइजरी जॉब करेंगे। एग्जांपल है नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉय। दूसरा है ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन, ठीक है। तीसरा है प्रोफेशनल यूनियन, ये किसी प्रोफेशन से होते हैं, जैसे डॉक्टर लोगों का, टीचर्स लोगों का, है ना। तो हाईली स्किल्ड या प्रोफेशनल ग्रुप होता है, उसको प्रोफेशनल यूनियन बोलते हैं, जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो डॉक्टर्स लोग का है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन, तो ये बैंक लोग में ऑफिसर्स लोग का। ये हमने जो देखा नेशनल फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉय, ये बैंक के एम्प्लॉय लोग का है, क्लर्कियल जॉब जो कर रहे हैं ना, कैशियर नहीं, मतलब जो क्लर्क जो आगे बैठते हैं बैंक में सामने वो। और जो उनके ऑफिसर लोग का एसोसिएशन है उसको बोलेंगे प्रोफेशनल यूनियन टाइप का है ये। तो ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर यूनियन। तीसरा होता है मैनेजरियल या एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन, जो मैनेजर्स लोग का ग्रुप होता है, जैसे फेडरेशन ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो सीनियर मैनेजमेंट लेवल एसोसिएशन होता है, ये कोई ट्रेडिशनल यूनियन नहीं होता है, लेकिन वेलफेयर और अधिकार के लिए मैनेजरियल या एग्जीक्यूटिव यूनियन बनता है, ठीक है। तो ये हमने वर्कर के आधार पे देखा। तीसरा एसोसिएशन को हम लोग ट्रेड यूनियन को देख सकते हैं कि वो काम के कैसा कर रहा है, उसका उसका पर्पस क्या है, उसका फंक्शन कैसा कर रहा है वो, और पर्पस के आधार पे, तो कार्य उद्देश्य के आधार पे बांट सकते हैं। जैसे बिजनेस यूनियन, तो बिजनेस यूनियन जो होगा उसका मेन जो गोल होगा वो इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, ठीक है। जैसे कि उसका मजदूर को अच्छा तनख्वाह मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए, वर्किंग आवर ठीक होना चाहिए, कंडीशन और बेनिफिट के लिए ये काम करेगा, ठीक है। इसमें ट्रेड यूनियन को एक बिजनेस के रूप में ट्रीट किया जाता है, और मेंबर के लिए वो काम करता है, और फिर वो नेगोशिएशन करता है और सामूहिक सौदेबाजी करता है, उसको हम लोग बिजनेस यूनियन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है सोशल यूनियन। तो सोशल यूनियन जो है वो वर्कर का सोशल अपलिफ्टमेंट पे बात करता है। वो ये नहीं बोलता कि वर्कर को अच्छा मजदूरी मिले या घर मिले, वो मिले, ये मिले वो मिले। उसका सोशल अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, वर्कर का जो है सामूहिक रूप से उसका विकास होना चाहिए, मतलब सामाजिक विकास होना चाहिए, कि उसको उसके अगेंस्ट में एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उसको अनटचेबिलिटी उसे ना हो, उसे इनइक्वलिटी ना हो, उसको बोलते हैं। तो वर्कर का सिर्फ वर्कर का एजुकेशन, हाउसिंग और सैनिटेशन, हेल्थ केयर नहीं देखेगा, बल्कि वर्कर का सोशल अपलिफ्टमेंट की बात करेगा, सामाजिक उसका उत्थान का बात करेगा, उसी को बोलते हैं सोशल यूनियनिज्म। तो बिजनेस यूनियन जो है वर्कर का वर्किंग आवर और हेल्थ वेल्थ पे काम करेगा, लेकिन सोशल यूनियन उससे परे काम करता है। तीसरा होता है पॉलिटिकल यूनियनिज्म। तो राजनीतिक संघवाद का मतलब होता है, इसमें जो यूनियन होता है दोस्तों, वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से वो है जुड़ा रहता है, उसके आइडियोलॉजी से, उसके विचारों से, और पॉलिटिक्स का वो यूज करता है अपने डिमांड को, अपने बातों को रखने के लिए, ठीक है। जैसे इंटक है, इंटक जो है वो कांग्रेस से एफिलिएटेड है, कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। जो सीटू है वो सीपीआई एम से जुड़ा है, माओइस्ट से। फिर बीएमएस जो है वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉलिटिकल यूनियनिज्म। फिर होता है रिवोल्यूशनरी या मिलिटेंट यूनियनिज्म, ठीक है। फिर एक होता है रिवोल्यूशनरी या मिलिटेंट यूनियनिज्म, नाम से पता चलता है क्रांतिकारी या उग्रवादी यूनियनिज्म। तो ये जो यूनियन होता है वो अपने बातों को रखने के लिए स्ट्राइक करता है, ठीक है, हड़ताल करता है, ठीक है, बॉयकॉट करता है फैक्ट्री का या फिर मालिक का, या फिर डिमॉन्स्ट्रेशन प्रदर्शन करेगा। क्यों करता है ये ऐसा? इसको लगता है कि ये जो पूंजीवादी लोग हैं वो शोषण कर रहा है, तो कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में ये स्ट्राइक, बॉयकॉट और डिमॉन्स्ट्रेशन करेगा, ताकि जो कैपिटलिस्ट लोग, पूंजीवादी जो लोग जो शोषण कर रहे हैं वो खत्म हो, ठीक है। ये ज़्यादातर आपको इस तरह का यूनियन जो है वो आपका जब लेबर मूवमेंट इंडिया में चल रहा था, और जब भी कम्युनिस्ट एरा आता है, साम्यवादी युग आता है, तो इस तरह ज़्यादा ये आपको यूनियन देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है जो कम्युनिज्म है, ठीक है, वो किस आइडियोलॉजी पर आधारित है, वो मानता है कि जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो शोषण करता है, तो उसको हमको उखाड़ के फेंक देना चाहिए, ठीक है। जैसे एटक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, शुरू में जब बना था तो ये इसी मॉडल को फॉलो करता था, लेकिन अब जो है उसका थोड़ा चेंज हुआ है। फिर है रिफॉर्मिस्ट और अपलिफ्ट यूनियन। तो ये बात करता है दोस्तों, ये ठीक जो है रिवॉल्यूशनरी यूनियन के ठीक अपोजिट होता है, जो बोलता है कि भाई संघर्ष का जरूरत नहीं है, हम सहयोग करके, सुलह करके जो है वो बातों को अपना मनवा सकते हैं, और कोई भी चीज़ अचानक से नहीं होगा, धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट हमारा होता है। तो ये बोलता है कि जो एम्प्लॉई है और जो हमारा वर्कर है,
जो मतलब एम्प्लॉयर जो है जो काम कर रहा है, ठीक है, जो काम करवा रहा है और जो वर्कर, दोनों के बीच में जो है वो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, म्यूचुअल हार्मनी होना चाहिए, दोनों एक दूसरे का बातों को समझे और काम करे। ठीक है, एम्प्लॉयर जो है वो वर्कर का आवश्यकता को समझे और वर्कर जो है एम्प्लॉयर के बारे में समझे, उसी को रिफॉर्मिस्ट या अपलिफ्ट यूनियन हम लोग बोलते हैं। फिर है फिलेंथ्रोपिक यूनियनिज्म। फिलेंथ्रोपिक यूनियन जो है दोस्तों वो बनाता कौन है, परोपकारी लोग बनाता है, जैसे सोशल रिफॉर्मर लोग या फिलेंथ्रोपिस्ट लोग बनाएगा। और मकसद होता है कि वर्कर लोगों का जो शोषण हो रहा है उससे बचाया जा सके उनको। ठीक है, जैसे एग्जांपल है एन एम लोखंडे थे, बीपी वाडिया लोग, इन लोगों ने बनाया था, तो उनको उसको हम लोग बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट यूनियनिज्म। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमने जो देखा वो हमने किस आधार पे देखा कि उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या था और उसका पर्पस क्या होता था यूनियन का। ठीक है, अभी लोग हम लोग तीन आधार पे, तीन पार्ट पे बांट चुके हैं। चौथा आधार पे हम लोग बांट सकते हैं कि वो काम किस स्तर पे कर रहा है, लेवल ऑफ ऑपरेशन उसका कहाँ पे है। अगर वो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, देखो अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग प्लांट होता है ना, एक इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो है अलग अलग चीज़ होता है। ठीक है, तो उसको प्लांट लेवल यूनियन बोलते हैं, जो एक सिंगल इस्टेब्लिशमेंट में हमारा काम करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर टाटा मोटर्स एम्प्लॉय यूनियन है, तो वो सिर्फ टाटा मोटर्स से रिलेटेड चीज़ों के लिए वो यूनियन बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें इसका पावर जो होगा, बार्गेनिंग पावर ये कम होगा, लेकिन इसका लोकस जो होता है स्ट्रॉन्ग लोकस होता है, मतलब वो लोकल एकदम लोकल एरिया में काम करता है। किसी प्लांट को लेकर, जैसे टिस्को में काम किया कर रहा है, तो वहाँ के लोगों ने, वर्कर लोगों ने बना लिया। ठीक है, जैसे भिलाई स्टील प्लांट है, तो वहाँ के वर्कर लोग ने यूनियन बना लिया, उसको हम लोग प्लांट लेवल यूनियन बोलेंगे। उसके ऊपर ठीक होता है इंटरप्राइज लेवल यूनियन। वो क्या होता है कि अलग अलग जो सेम कंपनी का जो अलग अलग प्लांट है, जैसे कि मान लो टाटा का प्लांट है, तो टाटा का यहाँ भी प्लांट इंडिया में भी, मतलब बिहार में भी हो सकता है, झारखंड में भी, उड़ीसा में भी, जमशेदपुर में भी। ठीक है, तो जब हम लोग फर्स्ट वाला देखें, वो टाटा का एक प्लांट से रिलेटेड था, उसको हम लोग प्लांट लेवल बोले। जब टाटा का अलग अलग फैक्ट्री अलग अलग एरिया में होगा, इसके लोग जब मिल के जब एक यूनियन बना लेंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरप्राइज लेवल यूनियन। जो एक कंपनी का अलग अलग एरिया में जो हमारा वर्कर्स होते हैं, वो आपस में जब मिलके एक यूनियन बना लेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरप्राइज लेवल यूनियन। तो ये एक ही कंपनी का अलग अलग जो प्लांट अलग अलग एरिया में होता है उसको वही कवर करता है। जैसे इंडियन एयरलाइंस एम्प्लॉय यूनियन है, तो ये इंडियन के जो एयरलाइंस है, जैसे इंडिगो है, उनका एक यूनियन एम्प्लॉय का। ठीक है, उसके बाद है रीजनल यूनियन। रीजनल यूनियन क्या होता है, एक राज्य में हो सकता है या एक स्टेट में होगा, वो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के वर्कर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे बंगाल जूट मिल वर्कर यूनियन है, तो बंगाल में जितने भी जूट मिल्स हैं, उसमें जितने भी वर्कर काम करे, उसका आपस में यूनियन है, वो रीजनल यूनियन। मतलब कोई क्षेत्र में किसी पार्टिकुलर एरिया में जो आपस रहने वाले जो वर्कर्स हैं, चाहे वो जूट का हो, टेक्सटाइल का, पूरे क्षेत्र में वो आपस में एक यूनियन है, उसको हम लोग रीजनल लेवल यूनियन बोलते हैं। देखो इंटरप्राइज लेवल में मतलब कोई पार्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड है, जैसे कि जूट है, तो हो सकता है वो, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो ए कंपनी है, तो ए कंपनी के जितने भी वर्कर्स ने आपस में यूनियन बना लिया, तो वो बोलेंगे ए इंटरप्राइज लेवल यूनियन। लेकिन मान लो जूट इंडस्ट्री पूरा एरिया में बहुत कंपनी का होगा, ए बी सी डी, तो आपस में वो जो ग्रुप बना लेंगे, तो उसको हम लोग रीजनल लेवल यूनियन हम लोग बोलेंगे, रीजनल यूनियन। ठीक है, फिर है इंडस्ट्रियल यूनियन, ये नेशनल लेवल पे होता है। तो रीजनल लेवल यूनियन जो होता है किसी राज्य में या किसी क्षेत्र में होता है। लेकिन जब पूरा इंडिया के ग्रुप का हम लोग, मान लो बंगाल का जूट मिल नहीं देखे, पूरे इंडिया में जितने भी जूट मिल्स है उसका यूनियन देख लेंगे, तो उसको हम लोग बोल देंगे इंडस्ट्रियल यूनियन, नेशनल लेवल पे होता है। तो ये क्या करता है, रिप्रेजेंटेड इंटायर इंडस्ट्री अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, देश भर में संपूर्ण उद्योग का ये प्रतिनिधि करता है। जैसे ऑल इंडिया कोल वर्कर फेडरेशन, तो भारत में जितने भी कोल वर्कर्स हैं उसका आपस में यूनियन है। ठीक है, फिर नेशनल या सेंट्रल फेडरेशन, तो ये क्या होता है, बहुत सारे इंडस्ट्रियों यूनियन का एक ग्रुपिंग होता है। जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, इसमें बहुत सारा यूनियन इसमें में मिलता है, इंडस्ट्री मिलता है। फिर इंटक है, एच एम एस है, सी टू है, बी एम एस है, यू टी यू सी है, सेवा है। फिर है इंटरनेशनल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी बहुत सारी यूनियन है जो वर्कर के लिए काम कर रहा है। जैसे हमारा आई एल ओ है, जो आई एल ओ से मतलब वो लिंक होता है, बहुत सारे ऐसे यूनियन है ना। जैसे इंडियन नेशनल यूनियन जो है वो एफिलिएट है आईएलओ कमेटी से, तो इंटरनेशनल यूनियन जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है। ठीक है, वो कभी ना कहीं आईएलओ से या फिर इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस से वो एफिलिएशन उसका रहता है। ठीक है, उसका क्या रहता है, उसका एफिलिएशन उसका रहता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमने देखा कि अलग अलग लेवल पे जो ट्रेड यूनियन काम कर रहा है, चाहे वो प्लांट हो या फिर इंटरप्राइज हो या रीजनल हो या नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो, राइट, वो है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ट्रेड यूनियन ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी की, कि उसका विचारधारा क्या है, क्या वो किस पार्टी से वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहला है एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नाम से पता चल रहा है, ये जो है आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जो है लिंक है। यहाँ पे कांग्रेस को सोच के मत मारिएगा। ये बना था 1920 में, और भारत का नेशनल सबसे पुराना जो है नेशनल लेवल का ये ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। इसको बनाए थे हमारे जो है
क्या नाम था उनका, लाला लाजपत राय, ठीक है। और एक और थे, जोशी जोशी साहब बनाए थे, एनएम जोशी ने, ठीक है। और ये सोशलिस्ट इकोनॉमी पे काम करता है, ठीक है। और वर्कर का कंट्रोल होना चाहिए इंडस्ट्री में, उसके आधार पे ये इसका विशेषता है, काम करता है। इंटक जो है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है, 1947 में बना था। रिफॉर्मिस्ट यूनियन है, मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअल रिफॉर्म करने का बात करेगा, कोऑपरेटिव अप्रोच का, ठीक है। सहयोगात्मक दृष्टिकोण का बात करेगा कि कोई हमको पूरा उखाड़ के नहीं फेंकना है, सबको साथ में लेके चलना है। ये मिक्स्ड इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को सपोर्ट करता है। फिर एचएमएस है, हिंद मजदूर सभा, ये आपका सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड होता है। ये 1948 में बना था और इंडिपेंडेंट इसका डेमोक्रेटिक आउटलुक है। और ये बोलता है कि वर्कर का पार्टिसिपेशन जो है मैनेजमेंट में हमारा होना चाहिए, भागीदारी उसका वर्कर का। बीएमएस जो है भारत मजदूर संघ, ये आपका बीजेपी आरएसएस के आइडियोलॉजी से लिंक है। 1955 में ये बना था, नेशनलिस्ट यूनियन है, राष्ट्रवादी बात करता है कि स्वदेशी वस्तु का यूज करो, ठीक है। ये नॉन पॉलिटिकल कैरेक्टर तो बोलता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बीजेपी से लिंक है, ठीक है। ये बोलता है कि नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट है, राष्ट्र हित को सर्वप्रथम रखता है। फिर C2 है, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, ये CPIM मार्क्सिस्ट से जुड़ा हुआ है, 1970 में बना था। मिलिटेंट अप्रोच है, मिलिटेंट मतलब समझ रहे, जो मैंने आपको बता दिया कि कैपिटलिस्ट लोग जो है वो शोषण करते हैं तो उसको उखाड़ के फेंक दो। तो ये बोलता है कि प्राइवेटाइजेशन मत करो, सभी जो है सरकार उसका अंडर अपने अंडर में ले ले। और कैपिटलिस्ट पॉलिसी का, पूंजीवादी नीति का ये अपोज करेगा, विरोध करेगा। फिर सेवा है, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन, ये गांधीयन और फेमिनिस्ट प्रिंसिपल पे, गांधी जी के सिद्धांत जो सत्य अहिंसा है, ट्रूथ नॉन वायलेंस, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उस पे ये बात करता है, ठीक है। और फेमिनिस्ट इसका प्रिंसिपल है कि महिलाओं का भागीदारी, पार्टिसिपेशन जो है होना चाहिए। और इसको 1972 में ईला भट्ट ने गुजरात में बनाया था। और ये वर्कर का वो ये फोकस करता है असंगठित क्षेत्र के वर्कर पे, खासकर फीमेल वर्कर पे, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड फीमेल वर्कर्स पे। फिर है यूटीयूसी, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये लेफ्टिस्ट आरएसपी फॉरवर्ड ब्लॉक से लिंक है, ठीक है। और ये सोशलिस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करता है, ठीक है, और लेबर राइट के बारे में बात करता है। तो ये हो गया, हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टी से जो लिंक है उस आधार पर ट्रेड यूनियन कितने हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लीगल स्टेटस, कानूनी स्थिति के आधार पर ट्रेड यूनियन कितने टाइप के होते हैं। एक तो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होता है, जो रजिस्टर्ड होता है 1926 के ट्रेड यूनियन एक्ट में, ठीक है। और इसका लीगल स्टेटस होता है, ये कॉर्पोरेट बॉडी के रूप में, एक निकाय, कॉर्पोरेट निकाय के रूप में काम करता है। ये किसी पे मुकदमा भी कर सकता है और इसमें मुकदमा भी हो सकता है। उसको रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कांग्रेस ट्रेड यूनियन बोलते हैं, ठीक है, पंजीकृत संघ। दूसरा होता है अनरजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड नहीं होता है, मतलब इसको जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का जो बेनिफिट है वो इसको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेड यूनियन रजिस्टर होगा तभी काम करेगा, बिना रजिस्टर के भी ट्रेड यूनियन काम कर सकता है, लेकिन उसको बेनिफिट उतना नहीं मिलेगा जितना रजिस्टर को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समरी टेबल है कि अलग अलग टाइप में हमने देखा कि स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन के आधार पे क्राफ्ट, इंडस्ट्रियल, जनरल, फेडरेशन होता है। मेंबरशिप के आधार पे ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर, प्रोफेशनल, मैनेजेरियल होता है। फंक्शन के आधार पे होता है बिजनेस, सोशल, पॉलिटिकल, मिलिटेंट, रिफॉर्मिस्ट और फिलेंथ्रोपिस्ट। अलग अलग जो लेवल पे काम करता है उसके आधार पे होता है प्लांट लेवल, इंटरप्राइज लेवल, रीजनल लेवल, इंडस्ट्रियल लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। आइडियोलॉजी के आधार पे होता है एटक, इंटक, एचएमएस, बीएमएस, C2, सेवा, यूटीयूसी। और लीगल स्टेटस के आधार पे होता है रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड। इस तरह से फर्स्ट टॉपिक जो है आपका वो कंप्लीट होता है ट्रेड यूनियन का, जो टाइप्स का। अब हम लोग देखते हैं ट्रेड यूनियन में ही अगला पार्ट देखते हैं कि ट्रेड यूनियन क्या है, उसका विशेषता क्या है, क्या क्या वो मेथड यूज करता है, वो सारा हम लोग देखते हैं। और ट्रेड यूनियन जो है हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो ट्रेड यूनियन के बारे में ऑलरेडी हमने पहले देख लिया, यहाँ पे जल्दी जल्दी उसको रिवाइज कर देते हैं। ट्रेड यूनियन मतलब जिसमें वर्कर लोगों का एक ग्रुप्स होता है जो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, ठीक है। चाहे उनको अच्छा वेतन मिले, ठीक है, वर्किंग कंडीशन ठीक हो और काम के घंटे ठीक हो, ठीक है। ये वर्कर एक तरफ वर्कर है और एक तरफ मैनेजमेंट है। तो वर्कर डायरेक्ट मैनेजमेंट से बात करेगा तो उसका बात नहीं सुना जाएगा, लेकिन वही वर्कर अपने एक ग्रुप बना लेगा, इसका कलेक्टिव बार्गेनिंग के द्वारा इसका बार्गेनिंग पावर अधिक हो जाएगा, सामूहिक सौदेबाजी इसका ठीक ठाक हो जाएगा। तो वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में जो है एक ये लिंक का काम करता है। और ट्रेड यूनियन को जो है मान्यता दिया जाता है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत, जो है इसका लीगल डेफिनेशन, कानूनी परिभाषा सेक्शन 2H में जो है वो किया गया है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ट्रेड यूनियन का अगर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो इसमें एम्प्लॉय लोग होते हैं और ये वॉलेंट्री होता है, इसको कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपका आप चाहते हैं ट्रेड यूनियन में मेंबर बनना तो आप ट्रेड यूनियन का मेंबर दोस्तों बन सकते हैं, ठीक है। और ये ट्रेड यूनियन जो है टेम्पररी भी होता है, परमानेंट भी होता है। जनरली ये परमानेंट ही होता है,
ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद ये वॉलंटरी होता है, अगर आप इसका चाहते हैं मेंबर बनना तो बन सकते हैं, कोई कंपलसरी आपका नहीं होगा। और ये परमानेंट बॉडी के रूप में जनरली काम करता है, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया। मेंबर आते रहता है जाते रहता है, लेकिन ये कंटिन्यू अपना काम करते रहता है। इसका कॉमन इंटरेस्ट होता है, ये जॉब सिक्योरिटी के लिए, बेटर वेज वर्किंग कंडीशन के लिए वर्कर का ये काम करता है। और ये सामूहिक रूप से जो है इसमें मेंबर काम करते हैं, ये नहीं कि एक मेंबर का अगर पूरा हो गया तो दूसरे मेंबर के बारे में नहीं सोचना है, नहीं, ग्रुप में जो है जो भी काम होगा सब ग्रुप पे होता है। और ये मैनेजमेंट के साथ जो है वो तालमेल बना के काम करता है। ट्रेड यूनियन का अगर ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे तो वर्कर लोग इसको ज्वाइन करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। अगर वो इंडिविजुअल रूप से, व्यक्तिगत रूप से अगर वो जाते, ठीक है, तो शायद मैनेजमेंट उसका बात नहीं मानता, लेकिन ग्रुप पे बना के जा रहे हैं तो बात माना जाएगा और फिर अपना वो काम कर सकते हैं, तो अपना उसका इंटरेस्ट भी सेफगार्ड होगा। यूनियन की एक्टिविटी में वो वर्कर पार्टिसिपेट करते हैं। एक इसका लीडरशिप होता है, वर्क एक अच्छा ये रिलेशन मेंटेन करता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के साथ, ठीक है, वर्किंग कंडीशन ये अच्छा होगा इसके लिए काम करता है। फिर किस तरह से वो अपना कम्युनिकेट करता है ताकि अपने बात को मैनेजमेंट तक पहुंचा पाए, वो भी ठीक ठाक होना चाहिए। फेयर डील करता है, सभी जो है ट्रांसपेरेंट तरीका से काम करना चाहिए, नहीं कि छुप 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 के कुछ काम कर रहे हैं, साठगांठ कर लिए, कोल्यूजन कर लिए मैनेजमेंट के साथ, वो नहीं होगा। और एम्प्लॉयमेंट के सिक्योरिटी के लिए वो काम करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ट्रेड यूनियन एक्ट का रजिस्ट्रेशन और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो 1926 का जो ट्रेड यूनियन एक्ट है उसके अनुसार जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार को अपॉइंटमेंट करता है। फिर यही रजिस्ट्रार जो है रजिस्ट्रेशन करता है। इसके लिए आप, अगर आप ट्रेड यूनियन बनाना चाहते हैं तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन का, जिस कंपनी में ट्रेड यूनियन बनाना चाहते हैं उसमें मिनिमम 7 या 7 से अधिक वर्कर आपके मेंबर होना चाहिए, और प्लस 10% या फिर 100, दोनों में से जो कम हो उतने आपके मेंबर होना चाहिए। और 7 से या 7 से अधिक तो मिनिमम होना चाहिए, या तो 10% या 100, जो इनमें से कम हो। फिर जब आप एप्लीकेशन देंगे तो उसमें ट्रेड यूनियन का नाम होगा, उसका पद, कौन किस पद पे है, जो मेंबर्स हैं उनका उसमें एड्रेस होगा, उसका ट्रेड यूनियन का नाम होगा, उसका हेडक्वार्टर क्या होगा, वो सारा आपको लिखना पड़ेगा। ऑफिस का जो है ट्रेड यूनियन के डायरेक्टर कौन है, कौन उसका मैनेजर है, वो सारा चीज़ आपको जो है लिख के देना पड़ेगा। कितना आपका एसेट है, कितना आपका लायबिलिटी है, ये आपको करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ये सब ट्रेड यूनियन के लिए नहीं है, जो ट्रेड यूनियन 1 साल से अधिक तक काम कर रहा है, फिर उसको अगर ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है, ट्रेड यूनियन बिना रजिस्ट्रेशन के भी काम कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप रजिस्टर कर देंगे, इसका मतलब सरकार आपको मान्यता दे दिया है ना, पंजीकरण कर दिया है, तो सरकार की नज़र में आप अच्छे हैं, ठीक है। तो आपका बार्गेनिंग पावर जो है गवर्नमेंट के साथ अच्छा होगा, आपका ट्रस्ट भी होगा लोगों पे, लोग जो है आपके ट्रेड यूनियन पे ट्रस्ट करेंगे और ज्वाइन करेंगे आप मेंबर के रूप में, ठीक है, जो फैक्ट्री के एम्प्लॉय होंगे, वर्कर्स होंगे। तो अगर आपका ट्रेड यूनियन कंटिन्यू 1 साल से अधिक तक काम कर रहा है तो आपको एसेट एंड लायबिलिटी भी जो है, जब आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए एप्लीकेशन देंगे तो उसके साथ आपको एसेट और लायबिलिटी का विवरण भी देना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेड यूनियन का एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है जो डे टू डे इसका काम करता है, और इसका जो रजिस्ट्रार है उसका पावर है कि ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन को वो ख़त्म कर सकता है, लेकिन फैक्ट एंड फिगर के आधार पर अपने मन से नहीं। तो ये सारा चीज़ दोस्तों हमने आपको बता दिया। फिर ट्रेड यूनियन का रिकॉग्निशन के बारे में बता दिया आपको। देखो, ट्रेड यूनियन आपको रजिस्टर करने का ये कंडीशन है, लेकिन रिकॉग्नाइज किया जाएगा नहीं किया जाएगा वो गवर्नमेंट पे फिर डिपेंड किया जाता है। लेकिन एक बार ट्रेड यूनियन का रिकॉग्निशन अगर मिल जाता है, इसका मतलब एम्प्लॉयर जो है उसका एक लीगल ऑब्लिगेशन हो जाता है कि मेंबर के साथ वो जो है लीगली रूप से जो है बातचीत अपना कर सकता है, ठीक है। तो रिकॉग्निशन 2 टाइप का होता है, एक तो वॉलंटरी रिकॉग्निशन होता है जिसमें एम्प्लॉयर जो है वो रिकॉग्नाइज करता है ट्रेड यूनियन को डायरेक्टली, कोई भी इसके लिए कानूनी प्रक्रिया नहीं होता है। दूसरा होता है स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन, अगर आपको एम्प्लॉयर रिकॉग्नाइज नहीं करता है तो यूनियन जो है स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन के लिए ट्रेड यूनियन एक्ट के अंडर में 1926 के तहत जा सकता है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रेड यूनियन का जो मूवमेंट है भारत में वो कैसे उसका स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल को वर्कफोर्स, जो औद्योगिक मजदूर थे, उन्होंने जो है 19th सेंचुरी के आसपास बॉम्बे, मद्रास, सूरत, कलकत्ता में उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था अंग्रेज के द्वारा। तो फिर उन्होंने अपना ग्रुप बनाया, और पहला वर्कर का एसोसिएशन जो है बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन है 1890 में, एन एम लोखंडे बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फैक्ट्री एक्ट जो है 1881 पहले आ जाता है, तो उसी से ट्रिगर होके हमारा वो एसोसिएशन बनाते हैं, क्योंकि फैक्ट्री एक्ट में कहीं ना कहीं शोषण की बात, एक्सप्लॉयटेशन का बात वर्कर का किया गया था। फर्स्ट अगर हम रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का बात करेंगे तो मद्रास लेबर यूनियन है 1918 का, जो बीपी वाडिया ने बनाया था। और फर्स्ट फेडरेशन जो बना है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एटक 1920 में बना था। आज़ादी के पहले का अगर हम समय को देखेंगे तो आपको पता है कि जैसे ही जैसे वर्ल्ड वार वन खत्म हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, आपको तो वो इंडस्ट्री जितना प्रोडक्शन कर रहा था वो खत्म हो गया, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है।
खाने का शॉर्टेज हो गया था, उसके बाद जो देश था, कंट्री था, वो भी कमज़ोर हो गया था। तो वर्कर जो है का शोषण और ज़्यादा बढ़ गया, उसका सैलरी वैलरी भी कम हो गया। तो वर्ल्ड वार वन के बाद फिर उसी तरह रसिया रिवॉल्यूशन आ गया, तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रसिया में बन गया, और कम्युनिस्ट लोग जो है वर्कर के लिए, पीजेंट के लिए काम करते हैं। तो ट्रेड यूनियन उस समय बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ। फिर उसी तरह से आईएलओ का जब फॉर्मेशन होता है तो भी ट्रेड यूनियन बढ़ता है बढ़ा। तो 1920 से लेकर 1924 में लगभग 1000 से ऊपर हड़ताल किया ट्रेड यूनियन ने। 190 1924 में कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस होता है, ठीक है, जिसमें ट्रेड यूनियन के, जिसमें जो हमारा कम्युनिस्ट लीडर्स होते हैं उनको अरेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन इंडिया में लाने का बात करते हैं, ठीक है। फिर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 पास किया जाता है, जिस जो ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन के बारे में बात करता है। 1927 में लगभग 28 ट्रेड यूनियन थे और 1 लाख मेंबर था, लेकिन वही धीरे धीरे 1947 आते आते लगभग 3000 ट्रेड यूनियन हो जाते हैं और लगभग 16.6 लाख मेंबर उसमें रहते हैं। आज़ादी के बाद अगर हम देखेंगे कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ मूव कर रहा था, लेकिन 1991 से पहले तक देखते हैं, इंडिपेंडेंस के बाद से और एलपीजी रिफॉर्म जब हमारा उदारीकरण के पहले पहले तक, तो इंडिया ने सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो किया, जिसमें पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड करना है, लेबर लॉ को, ठीक है ना, और लेबर लॉ अच्छा ठीक ठाक करना है। तो यूनियन को जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से लिंक हो गया, हमने देखा था एटक, इंटक और सीटू, ये सब जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी से लिंक हो गया, मेंबरशिप भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन वही पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आया 1970 में, राजनीतिक अस्थिरता आया, ठीक है। उसके बाद 1980 के आसपास हम लोग जो है मार्केट इकोनॉमी की तरफ मूव करने लगे थे। तो उसके बाद ट्रेड यूनियन का जो बार्गेनिंग पावर है वो धीरे धीरे करके कम हुआ, और एलपीजी रिफॉर्म के आते-आते जब हम लोगों ने इकोनॉमी को अपना खोला, प्राइवेटाइज़ेशन को अलाउ किया, ठीक है, और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को कम किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया। तो यूनियन लोगों ने जो है अपोज़ किया गवर्नमेंट का इस एक्शन को, कि प्राइवेट होने से जो है बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगा, और कहीं न कहीं हम लोग को अपना इकोनॉमी भी खोलना था, लैंड लेबर रिफॉर्म करना था। और इंडिया में जो लेबर लॉ था बहुत स्ट्रिक्ट था, उसको हम लोगों ने थोड़ा कमज़ोर किया, ताकि हम बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, ठीक है। तो इस तरह से धीरे-धीरे यूनियन जो है वो 1991 के बाद जो है वो कमज़ोर हुआ, और फिर उन लोगों ने देखा कि सरकारी ट्रेड यूनियन से अब कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो अब उनका फ़ोकस जो हो गया वो इनफॉर्मल सेक्टर पे हो गया, ऑर्गेनाइज़ सेक्टर पे नहीं, इनफॉर्मल सेक्टर पे, असंगठित क्षेत्रों पे, अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों पर हो गया, ठीक है। राइट। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये ट्रेड यूनियन का हिस्ट्री, तो हमने वही मोटा-मोटी जो देखे ही थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब इंग्लैंड में होता है, तो उस समय इंडिया को भी इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि इंडिया का इंडस्ट्रीज़ को इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि इनको रॉ मटेरियल का कमी हो जाता है, सारा रॉ मटेरियल जो है इंग्लैंड चला जाता है। प्लस इंग्लैंड का सस्ता सामान के कारण हमारा इंडस्ट्री में आ जाता है, तो इकोनॉमी में आ जाता है। तो हमारा इंडस्ट्री जो है वो बंद होने के कगार पे रहता है, तो जो वर्कर लोग हैं वो हमारा विरोध करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री है, छोटा-छोटा हथकरघा उद्योग है, उसको भी प्रभावित होता है। तो एम्प्लॉयर और वर्कर का जो रिलेशन है वो खराब हो जाता था, और इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। इम्पर्सनल हो गया और इनडायरेक्ट हो गया। फिर उसी तरह वर्कर का कंडीशन 1850 के आसपास देखेंगे, तो बॉम्बे में टेक्सटाइल मिल में बना, जूट मिल कलकत्ता में 1854 में बना। इसमें लंबा-लंबा लोगों को काम करना पड़ता था, लंबे घंटे आवर, है ना, तनख्वाह भी कम मिलता था, खतरनाक कंडीशन में काम करना पड़ता था। तो उस समय के सोशल रिफॉर्मर्स ने जो है आगे आए और काम किए। जैसे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सोरबजी सपूरजी बंगाली। इन्होंने 1855 में बॉम्बे में जो है के लिए कानून बनाने के लिए बात किया, ठीक है। और इसे भारत में लेबर अवेकनिंग को लेके जो है भारत श्रमिक जो है जागरूक आंदोलन जो है वो शुरू हुआ। सीपी मजूमदार जो थे ब्रह्म समाज का रिलेटेड थे। कलकत्ता में इन्होंने जो है 8 नाइट स्कूल खोला बॉम्बे में, वर्कर लोगों के लिए, ठीक है। 8 नाइट स्कूल की, ताकि वर्कर के जो बच्चे हैं और वर्कर को जो खुद है वो अपना पढ़ाई-लिखाई जो है वो कर पाए, सीपी मजूमदार। फिर 1878 में ब्रह्म समाज ने, ठीक है, वर्कर मेंस मिशन कलकत्ता में खोला, ठीक है। फिर शशिपाद बनर्जी ने बड़ा बाज़ार ऑर्गेनाइजेशन, जूट मिल वर्कर की शिक्षा के लिए जो है बड़ा बाज़ार संगठन जो है वो बनाया। 1877 में पहला बार जो है नागपुर इम्प्रेस मिल में पहला रिकॉर्डेड स्ट्राइक हुआ, दर्ज हड़ताल हुआ। तो इस तरह से धीरे-धीरे जो है लोगों के बीच में, वर्कर के बीच में जागरूकता आया, अवेयरनेस आया, और उन्होंने सोचा कि जब तक हम एकजुट नहीं रहेंगे, तब तक हम जो है अपना डिमांड को आगे नहीं रख पाएँगे। फिर एक व्यक्ति का नाम आता है, बहुत ही फ़ेमस है, उनका नाम है एन.एम. लोखंडे, पूरा नाम इनका है नारायण मेघाजी लोखंडे। तो इनके नेतृत्व में इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 के विरोध में जो है जो हमारा फैक्ट्री कमीशन 1879 के बाद जो है फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट आया था, उन्होंने जो है विरोध किया, और विरोध करने के बाद इन्होंने जो है अपना जो है वर्कर के कल्याण के लिए और बच्चों के
बच्चों से भी श्रम किया जाता करवाया जाता था, लेबर करवाया जाता था। तो उनके लिए इन्होंने बोला कि भाई गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। तो भारत का ये फर्स्ट लेबर लीडर हम बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एन एम लोखंडे। अगर लोखंडे जी का एक्शन के बारे में बात करेंगे करेंगे तो इन्होंने जो है बॉम्बे में वर्कर लोगों का एक सम्मेलन किया 1884 में। और वहाँ सम्मेलन करने के बाद अंग्रेज को जो है 5300 एक मेमोरेंडम दिया। ठीक है, एक ज्ञापन दिए जिसमें 53 लोगों 100 लोगों का साइन था, और उन्होंने बोला कि सप्ताह में एक दिन रेस्ट होना चाहिए। ठीक है, वर्किंग आवर 6:30 AM से शुरू होना चाहिए सनसेट में। ठीक है, और 30 मिनट का लंच ब्रेक होना चाहिए। और जो तनख्वाह है वो हर मंथ के 15 तारीख को मिल जाना चाहिए। और अगर वर्कर का इंजरी हो जाता है, चोट चपेट लग जाता है, तो मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। फिर इन लोगों ने ज्ञापन दिया और उसके बाद जो है एक एसोसिएशन बनाया जिसका नाम है बॉम्बे मिल ओनर्स एसोसिएशन। ठीक है, और ये जो एसोसिएशन है बॉम्बे मिल ओनर एसोसिएशन, ये क्या था कि बॉम्बे लोगों में जितने भी मिल थे, ठीक है, चाहे कॉटन मिल है, तो उनका जो ओनर्स लोगों का जो ग्रुपिंग था, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, वीक में हम एक दिन जो है वो छुट्टी देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है फर्स्ट लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनता है बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, 1890 में ये बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है, एन एम लोखंडे बनाते हैं, और इस तरह से भारत में लेबर मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री कमीशन 1890 में बनता है, और फैक्ट्री एक्ट आता है, सेकेंड फैक्ट्री एक्ट। ठीक है, और ये जो आता है ये बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन जो है, ये एक पिटीशन देते हैं एक उसके कारण जो है ये हमारा जो फैक्ट्री एक्ट आता है उसमें कहीं ना कहीं आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। जिसमें बोला जाता है कि महिलाएं जो है वो 11 घंटा से अधिक एक दिन में काम नहीं करेगी और 1.5 घंटा का रेस्ट होगा। और जो चाइल्ड लेबर है, बाल श्रम है, उनका एज को मिनिमम एज को बढ़ा दिया जाता है, 9 आवर्स 9 ईयर्स कर दिया जाता है। और बच्चों लोगों को और वीमेन को जो है वो लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, लीगल प्रोटेक्शन की बिना नौकरी का मतलब उनको ऐसे ही नौकरी से निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है, तो साथ ही साथ फिर धीरे धीरे डायरेक्ट एक्शन और स्ट्राइक का जो है आगे बढ़ते हैं कि मजदूर बोलते हैं कि नहीं, ये ज्ञापन व्यापन देने से काम नहीं होगा, हमको डायरेक्ट एक्शन करना पड़ेगा, और वर्कर स्ट्राइक वस्ट्राइक ये सब करने लगते हैं। ठीक है, उसी तरह से फिर ट्रेड यूनियन का जो है मूवमेंट का डेवलपमेंट होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में होता है। तो वो लोग बात करते हैं सामाजिक सुधार का, और लेबर जागरूक होता है। और लाल बाल पाल जो हैं, एनी बेसेंट, गांधी जी, ये सब के भी सपोर्ट के कारण जो है हमारा ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो है वो आगे बढ़ता है। तो शुरू का जो ट्रेड यूनियन कुछ कुछ था वो 1905 में प्रिंटर लोगों का यूनियन बनता है कलकत्ता में, बॉम्बे पोस्टल यूनियन 1907 में, कामगार हितवर्धक सभा 1910 में बनती है। लेकिन इन दोनों इन चीज़ों में जो है उनको कंटिन्यूटी नहीं रहता है, मतलब बन गया ठीक है, कंटिन्यूटी नहीं रहा। जब कंटिन्यूटी स्टार्ट जो होता है वर्ल्ड वार के बाद शुरू होता है, और वर्ल्ड वार के समय वो शुरू होता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार और इसका अगर इम्पैक्ट देखेंगे तो वार के कारण आपका क्या होता है कि इंडिया से इंडस्ट्री का डिमांड ज़्यादा होता है ना, मतलब इंडिया से जो प्रोडक्ट होते हैं उनका डिमांड बढ़ने लगता है कि हमको जो है चमड़ा चाहिए, हमको बंदूक चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको अनाज चाहिए। ठीक है, तो इसके कारण इंडिया से की इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ करने लगती है। तो एम्प्लॉयर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहता है, लेकिन मजदूर को उतना तनख्वाह नहीं देता है, तो एम्प्लॉयर जो होता है वो शोषण करने लगता है। ठीक है, इसके कारण साथ ही साथ युद्ध के कारण आपको महंगाई भी बढ़ता है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया, लंबे लंबे घंटे उनको काम करना पड़ रहा है, तनख्वाह कम मिल रहा है, तो लेबर जो है वो विरोध करते हैं। और इस तरह से भारत में संघीकरण जो है, यूनियनिज्म जो है वो ग्रोथ होता है। जब रशियन रिवॉल्यूशन आता है, रशिया में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन जाती है। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है बात करती है आपका लेबर के लिए, पीजेंट के लिए। ठीक है, तो कहीं अगर मान लो किसी देश में कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट बन गई तो उसका इम्पैक्ट बाकी देशों में भी पड़ेगा कि चलो एक मोटिवेशन का काम करेगा कि भाई वहाँ वहाँ वो लोग सरकार बना लिए हैं तो हम लोग भी कुछ ना कुछ हम लोग को करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से भारत में भी सोशलिस्ट आइडियल्स जो है, भारत के जो लेबरर्स होते हैं उनके उनके बीच में समाजवादी आदर्शों का जो है प्रेरणा होता है, क्योंकि रसिया में भी रशियन रिवॉल्यूशन के बाद कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, सोशलिस्ट गवर्नमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर 1918 से 1921 के बीच में जब वर्ल्ड वार हमारा खत्म हो जाता है, तो इंडियन जो हमारा टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन है अहमदाबाद में 1910 18 में जो हमारा अहमदाबाद में जो है स्ट्राइक किया जाता है अनसुईया बेन साराभाई के द्वारा। ठीक है, और गांधी जी जो उसको सपोर्ट करते हैं, महात्मा गांधी जी। ठीक है, और उसके बाद ये जो टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन उसका नाम चेंज करके मजदूर महाजन संघ रख दिया जाता है। और ये गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित होता है कि हिंसा नहीं करना है, आर्बिट्रेशन मतलब मध्यस्थता किया जाना है, और बातचीत करके मैटर को एम्प्लॉयर के बीच में सॉल्व करना है। फिर मद्रास लेबर यूनियन 1918 में बीपी वाडिया बनाते हैं।
बकिंघम और कर्नाटिक मिल्स के लिए। और ये भारत का पहला जो है मॉडर्न सिस्टमैटिक ट्रेड यूनियन हमारा रहता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे मेंबरशिप, सदस्यता और रिलीफ फंड, एक कोष बनाने का बात किया जाता है, फंड बनाने के बाद द्वारा बनाने का बात किया जाता है, उस फंड से लेबरर्स का वेलफेयर करना है, ठीक है। फिर वहीं पे मद्रास हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर देती है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी डिक्लेयर कर देती है। मद्रास लेबर यूनियन जब बनाया जाता है तो मद्रास का हाई कोर्ट जो है उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी डिक्लेयर कर देता है शुरू में, आपराधिक षड्यंत्र, ठीक है। उसके बाद आईएलओ के बारे में, आईएलओ के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बस उसको देख लेते हैं। ट्रीटी ऑफ वर्साई के द्वारा ये 1919 में जो है आपका मोटा मोटी आईएलओ हमारा जो है वो बना था 1917 1819 के आसपास। और मकसद वही रहता है कि शांति के द्वारा जो है वो सोशल जस्टिस को हम लोग इंश्योर करेंगे। वर्किंग आवर ठीक ठाक होना चाहिए, बेरोजगारी को कम करना है, वेतन ठीक मिलना चाहिए, और वीमेन और वर्कर, चाइल्ड वर्कर को प्रोटेक्ट करना है। वीवी गिरी जो एक व्यक्ति हमारा होते हैं, लेबर मिनिस्टर उस समय होते हैं 1927 के आसपास, वो इंडिया में जो है आईएलओ को, कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और बाद में कन्वेंशन जो है आईएलओ का हम लोग एडॉप्ट कर लेते हैं, जिसका कन्वेंशन का नाम होता है राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, जिसमें मजदूरों को संगठित होने और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार दे दिया जाता है, ठीक है। फिर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में बनता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो, जिसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं, उसमें वर्कर का रिप्रेजेंटेशन भी जो है आपका शामिल हो जाता है। फिर 1920 में बॉम्बे में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाया जाता है। ये भारत का पहला सेंट्रल लेवल पे जो है, नेशनल लेवल पे सेंट्रल ट्रेड यूनियन कांग्रेस होता है। इसके प्रेसिडेंट जो बनते हैं वो लाला लाजपत राय बनते हैं, ठीक है। और इसके सेक्रेटरी कौन होते हैं, जल्दी बताइए, ठीक है। इसके सेक्रेटरी कौन होते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के फर्स्ट सेक्रेटरी। और भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ट्रेड यूनियन इसके पहले होते हैं। उसका नाम है ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन, बंगाल ट्रेड यूनियन फेडरेशन, सेंट्रल लेबर बोर्ड बॉम्बे में। फिर लेबर श्रम को लेके जो है आपका कानून भी बनता है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। ये वर्कर को प्रोटेक्ट करने के लिए पहला जो है एक्ट बनता है। फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रिपील कर दिया जाता है, जिसमें बोला जाता है कि वर्कर जो है अगर जॉब छोड़ रहा है तो उस पे पहले जुर्माना लगता था, लेकिन अब इस कानून के द्वारा उसको जुर्माना को हटा दिया जाता है, मतलब वर्कर जो है जॉब को छोड़ सकते हैं। फिर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 बनता है, ऑलरेडी हमने बता दिया। उसके बाद 19 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में लिखा हुआ है कि हम लोग को एसोसिएशन बनाने का अधिकार है, मतलब यूनियन बनाने का अधिकार जो है वो नागरिक को दिया गया है ट्रेड यूनियन बनाने का। उसके बाद उसके पहले जो है रॉयल कमीशन बनता है लेबर पे जो है, श्रम पर। शाही आयोग 1929 में बनता है। इसके चेयरमैन होते हैं जेएच विटली, और इसके मेंबर होते हैं एनएम जोशी, दीवान चमन लाल, ठीक है। इसका उद्देश्य जो होता है रॉयल कमीशन का, वो ये होता है कि लेबर का कंडीशन को हमको देखना है कैसा है, एफिशिएंसी उसका देखना है और उसका रिलेशंस देखना है। और इन्होंने जो है, इस कमीशन ने रिकमेंड किया वह कि वर्कर का हेल्थ को ध्यान रखना चाहिए, उसका सेफ्टी का और उसका तनख्वाह का भी। फिर मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929 से लेकर 33 में रहता है, ठीक है। इसमें क्या करता है, गवर्नमेंट जो है कुछ कम्युनिस्ट लीडर को प्रोसिक्यूट करती है, उस पे जो है मुकदमा चलाती है इस आरोप में कि वो लोग लोग जो हैं ब्रिटिश सरकार को, जो इंडिया में है ब्रिटेन की गवर्नमेंट, ठीक है, उसको उखाड़ फेंकने का वो कोशिश कर रहे हैं। तो 4 साल तक ये ट्रायल चलते रहता है, बहुत सारे लीडर्स को इसमें जेल होता है। और इसके कारण क्या हुआ, कम्युनिस्ट लीडर जो है थोड़ा सा दब जाते हैं और भारत में लेबर मूवमेंट थोड़ा सा दब जाता है, ठीक है। पहला जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो बनता है 1920 में, उसमें पहला जो दरार आता है, टूटता है, तो 1929 में नागपुर सेशन होता है। प्रेसिडेंट होते हैं ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रेसिडेंट सेशन होता है नागपुर सेशन 1929 में। उसके प्रेसिडेंट होते हैं आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसमें कुछ इशू पे बात किया जाता है। इसमें बोला जाता है कि क्या हमको आईएलओ से ट्रेड यूनियन कांग्रेस को जोड़ना है, या कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी से जो है उससे जोड़ें, या आईएलओ से जोड़ें, ठीक है। और रॉयल कमीशन जो था ये वाला, उसको वो अपोज करते हैं। कौन सा, ये रॉयल कमीशन, ठीक है। तो लेफ्टिस्ट जो है ये जीत जाते हैं नैरो मेजोरिटी से। वो बोलते हैं नहीं, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से जो है वो एटक को जोड़ देना चाहिए। फिर मॉडरेट लोग जो होते हैं, जिसको एनएम जोशी लीड करते हैं, वो स्प्लिट हो जाता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से, ठीक है। और वो बना लेते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, याद रखिए। और ये पहला जो है भारत के लेबर हिस्ट्री में, श्रम इतिहास में पहला वैचारिक विभाजन होता है जो, ठीक है। उसके बाद 1929 से 33 में जो है ग्रेट डिप्रेशन, आपको होता है पता है, महामंदी आता है, ठीक है। पूरा इंडस्ट्री पूरे विश्व का जनरली क्लोज होने के कगार पे रहता है। तो वर्कर लोगों को जो एम्प्लॉयर है वो निकालने लगते हैं, उनका तनख्वाह कम कर देते हैं, रिट्रेंचमेंट होने लगता है।
ठीक है, तो उस केस में और फिर से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में फिर से डिवीजन होता है, और एस वी देश पांडे और आर बी टी रणदेव वो छोड़ देते हैं इसको, किसको, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को, और एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसका नाम होता है ऑल इंडिया रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, RTUC। कम्युनिस्ट लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद एफर्ट्स फॉर यूनिटी 1930s में फिर धीरे धीरे कोशिश किया जाता है कि ट्रेड यूनियन को हम लोग को एकजुट बना के रखना चाहिए, और फिर 1931 से लेकर 32 में हमारा ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन जो है वो यूनिफिकेशन के लिए, एकीकरण के लिए पहल करता है, और ये बोलता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को ऑल ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन को मर्ज किया जाना चाहिए। रिजल्ट होता है, तो फिर दोनों मर्ज होकर बनता है नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन। ठीक है, इसका दो मेन सेंटर होता है, एटक और NTUF। ठीक है, दो मेन सेंटर 1933 तक क्या होता है, दो मेन आपका ट्रेड यूनियन बन जाता है, एक तो एटक बन जाता है, और एटक और AITUF को मर्ज करके एक नया बनता है, एटक ऑलरेडी रहता है और एक नया सब बन जाता है जिसका नाम है N2UF। फिर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का सेशन होता है, हरिहर नाथ शास्त्री उसके हेड रहते हैं 1939 में, और ये बात किया जाता है कि जो RTUC है, ठीक है, उसको वापस जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में मर्ज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार जो है 1939 से 45 के बीच में होता है, तो उसका इम्पैक्ट यही पड़ता है, जब भी युद्ध होगा तो इंडस्ट्री हमारा बूस्ट होता है, तो लोग जो वर्कर लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लेकिन उनका शोषण भी हमारा होने लगता है। ठीक है, और पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल रिफ्ट भी होता है, क्योंकि इसमें एक तरफ रसिया रहता है सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो रसिया कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कम्युनिस्ट को सपोर्ट करता है। ठीक, कम्युनिज्म होता है, तो यहाँ के जो कुछ ट्रेड यूनियन का जो है वो रसिया को सपोर्ट करते हैं, कुछ जो है रसिया को अपोज करते हैं, तो इसके कारण फिर से हमारा ट्रेड यूनियन जो होता है वो आपस में बढ़ जाता है। ठीक है, फिर ILO का रिकॉग्निशन के बाद ILO जब पहचान दे देता है, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और जो IFL है उसके बीच में जो है वो दरार पड़ जाता है। फिर MN रॉय जो होते हैं वो हमारा IFL के वो रहते हैं, इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर, वो सपोर्ट करते हैं ब्रिटिश की, इंडिया को जो है ब्रिटेन को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, MN रॉय गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट जो है IFL को सपोर्ट करता है, लेकिन जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस होता है, जो कांग्रेस का होता है, उसको वो अंग्रेज अंग्रेज उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अंग्रेज बोलता है कि इंडिया जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और ब्रिटेन को सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन ने बिना परमिशन से जो है इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया, तो इंडिया की सरकार उसमें जो इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स है उन्होंने बोला कांग्रेस ने कि भाई बिना किसी से पूछ के आप जो है भारत को इंग्लैंड की तरफ से शामिल किए। ठीक है, अगर आपको इंडिया पार्टिसिपेट करेगा इंग्लैंड की तरफ से, लेकिन अभी हमको आपको हमको पावर देना पड़ेगा, अभी आप हमको पावर नहीं दिए, अभी आपका ब्रिटेन का रूल इंडिया में है, तो इंडिया जो है पार्टिसिपेट नहीं करेगा सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन की तरफ से। ठीक है, तो इसके कारण जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है उसको अंग्रेज जो है वो सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि IFL को करता है। ठीक है, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को कुछ समय के लिए जो है अस्थायी रूप से उसका मान्यता भी जो है वो रद्द कर दिया जाता है अंग्रेज के द्वारा। ठीक है, फिर 1942 के बाद जो है ट्राईपार्टाइट कंसल्टेशन होता है, त्रिपक्षीय परामर्श होता है। ठीक है, तो ट्राईपार्टाइट कंसल्टेशन शुरू हो जाता है 1942 में। ट्राईपार्टाइट मतलब एक तरफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट भी उसमें रहेगी, प्लस एम्प्लॉयर है उसके भी रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, प्रतिनिधि, प्लस जो वर्कर है उसके भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ब्रिटिश की गवर्नमेंट जो है ट्राईपार्टाइट इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम बनाए रखता है। ILO भी हमारा ट्राईपार्टाइट है, तो उसको को ध्यान में रखते हुए फिर फर्स्ट इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस होता है न्यू दिल्ली अगस्त 1942 में, और फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर और वर्कर लोग जो है आपस में मिल के बातचीत करते हैं कि कैसे वर्कर का कंडीशन को और अच्छा से किया जाए, शोषण को कम किया जाए। फिर वर्ल्ड पोस्ट वार डेवलपमेंट मतलब वर्ल्ड वार जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्या, तो 1946 में गवर्नमेंट जो है वेरीफाई करता है कि ट्रेड यूनियन में कितने मेंबर हैं, और पता चलता है कि जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है वो सबसे बड़ा जो है ट्रेड यूनियन है जिसमें सबसे ज़्यादा मेंबर हैं, और जो IFL है उसका मेंबरशिप जो है वो डिक्लाइन हुआ। ठीक है, NM जोशी वाला। ठीक, उसका पोस्ट वर्ल्ड वार टू के बाद जो है जो यूनियन है वो थोड़ा स्टेबल होते हैं और ऑर्गेनाइज होते हैं। वहीं आज़ादी के समय की अगर हम बात करेंगे 1946 से लेके 47 के 46 से 47, तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होता है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होता है, तो वर्कर को लगता है कि जब तक हम लोग यूनाइट नहीं होंगे तब तक हम लोग अच्छा उनका तनख्वाह नहीं मिल पाएगा, और हम लोग वो जो है कार्यस्थल की सुरक्षा के लिए काम नहीं कर पाएंगे। 1946 में इसलिए एटक और IFL जो है वो दो मेन जो है नेशनल यूनियन बनता है, और गवर्नमेंट जो है एटक को रिकॉग्नाइज करती है कि एटक ही अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि किया जाएगा और इंडिया को बुलाया जाएगा लेबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो एटक ही जाएगा।
फिर हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ 1946 में बनता है। इसको कांग्रेस जो है वो इसको सपोर्ट करती है, हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ को, ठीक है। और कुछ 6 महीना के बाद जो है ये फिर एटक में मर्ज हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद इंटक के बारे में देखेंगे तो 1947 में इंटक का जो है वो जन्म होता है, मई 1947 में। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस से इसका शुरू में आइडियोलॉजी जो है वो लिंक होता है। और 1948 में ये इंडिया को जो है वो ऑफिशियल रूप से रिप्रेजेंट करता है, लेबर, ठीक है। येलो में लेबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया की तरफ से जाता है इंटक, ठीक। इसका मेन रोल होता है कि जो हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 आता है, ठीक है, उसको में इंटक का भूमिका बहुत ही ज़्यादा होता है। उसके बाद जब आज़ादी के बाद हम देखेंगे स्वतंत्रता के बाद क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो हम तीन मेन यूनियन हो गया, इंटक हो गया, आईएफएल हो गया और हमारा एटक हो गया। आईएफएल कमज़ोर पड़ जाता है क्योंकि इसमें पार्टीशन हो जाता है, जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है तो पंजाब चला जाता है, जो पंजाब का दो पार्ट हो जाता है तो ये चल जाता है एक पाकिस्तान में। बंगाल का भी होता है तो आईएफएल वहीं पे कम थोड़ा काम करता है तो वो आईएफएल कमज़ोर हो जाता है। फिर इंडस्ट्रियल ट्रूस रिजोल्यूशन 1947 में औद्योगिक युद्ध विराम प्रस्ताव लाया जाता है, जिसमें बोला जाता है देखो लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा, शांति से सारा मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और वर्कर का भी भूमिका को, वैधानिक भूमिका को, कि वर्कर का भी जो है ऐसा नहीं है कि जो उत्पादन हो रहा है उसमें पूरा रोल जो है आपका मालिक का ही है, ओनर का है, उसमें वर्कर का भी रोल है, तो उसको रिकॉग्नाइज किया गया, वैधानिक उसको मान्यता दिया गया। फिर हमारा जब देश आज़ाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना 1950 में, तो इंडिया जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी जो है वो यूनियन बनाने का फंडामेंटल राइट हम लोग को दे देता है। और स्टेट के भी पावर को वो कमज़ोर कर देता है कि स्टेट जो है वो काम कर सकता है, लेकिन वर्कर के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। वो कुछ ही पाबंदी लगा सकता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, जिसको हम लोग रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन बोलेंगे, और वो भी पब्लिक इंटरेस्ट में वो लगा सकता है, ठीक है। फिर वाइट कॉलर जो है वर्कर का उदय होता है। वाइट कॉलर मतलब जो थोड़ा ऑफिशियल वाला काम कर रहे हैं, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, उनका ग्रोथ होता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि देश आज़ादी के बाद जो है पब्लिक सेक्टर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ पे ट्रेड यूनियन अब बनने लगते हैं। 1960 में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय स्ट्राइक करते हैं और अपना पावर दिखाते हैं। उसके बाद अगर वीमेन वर्कर की बात करेंगे, और एक संस्था है जिसका नाम है सेवा, SEWA, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, ठीक है। ये गुजरात में आपका बनता है, इला भट्ट बनाती है इसको 1972 में। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो वीमेन है उसके लिए बनाती है। और इसका मेन जो फोकस होता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन, जो आपका स्व नियोजित महिलाएं हैं, वेंडर्स, आर्टिसन, होम बेस्ड वर्कर, उनके लिए है, ठीक है। फिर ट्रेड यूनियन और फिर पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स होता है, वो पार्टी पार्टी से जीत जाते हैं आपस में, फिर लड़ाई बड़ाई भी उनका होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे एक टेबल दिया है, आप एक बार देख लीजिएगा, आपका समझ में सब आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको ये सब बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, तो उसका नाम है अप्रोचेज टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। जो औद्योगिक हमारा जो संबंध है उसको पढ़ने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण है, अप्रोच है, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस को पढ़ने का अलग अलग अप्रोच होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब रिलेशंस होता है किसके बीच में, एम्प्लॉयर होगा, सरकार होगा, एम्प्लॉई होगा, मैनेजमेंट होगा, सारा, ठीक है। तो अलग अलग लोग जो है अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से, जैसे कोई कम्युनिस्ट वाले होंगे तो उनका आइडियोलॉजी अलग होगा, जो गांधीयनवादी होंगे उनका आइडियोलॉजी अलग होगा इंडस्ट्रियल रिलेशंस को पढ़ने का, ठीक है। किसी के लिए हो सकता है कि ये बोले कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, ये बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल जो हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन में जो वर्कर है उसका इंटरेस्ट अलग है, और जो एम्प्लॉयर है उसका अलग है, दोनों आपस में टकराते, दोनों साथ नहीं रह सकते। वो कुछ कोई लोग ऐसा बोलेंगे, कोई बोलेगा नहीं नहीं सहयोग कर सकते हैं, कोई बोलेगा नहीं नहीं सहयोग तो कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव है, प्रतिस्पर्धी है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग थिंकर लोग अलग अलग आइडियोलॉजी अपना देते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं सिस्टम अप्रोच, ठीक है। सिस्टम अप्रोच, और सिस्टम अप्रोच को दिए थे एक व्यक्ति जिनका नाम था जॉन डनलप। तो सिस्टम दृष्टिकोण दोस्तों ये बोलता है कि हर इंडिविजुअल जो है वो अपने इंडिपेंडेंट जो सोशल सिस्टम होता है, जो कल्चर होता है, उसके अंडर में वो आपका ऑपरेट करता है, ठीक है। और उसी के अनुसार उसका बिहेवियर होता है। हर इंडिविजुअल जो होता है वो एक किसी सिस्टम का पार्ट होता है, सामाजिक सिस्टम या कल्चर का, ठीक है। और उसी के अनुसार जो है वो रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये बोलता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक स्वतंत्र सामाजिक व्यवस्था या संस्कृति के अंतर्गत कार्य करता है, जो उसके काया और व्यवहार को आकार देता है, ठीक। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम अप्रोच के अनुसार क्या है, इट इज इक्वल टू इंटरेक्शन अमंग थ्री वेरिएबल।
तो आईआर प्रणाली सिस्टम अप्रोच के अनुसार 3 चर के बीच अंतर क्रिया है। तो 3 चर क्या है? तो एक तो एक्टर्स, तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस में कौन-कौन एक्टर है? कौन-कौन आपका इसमें करता है? तो एक तो वर्कर है, यूनियन है, एम्प्लॉयर है, गवर्नमेंट है, ठीक है? तो पहला वेरिएबल्स हो गया हमारा एक्टर, दूसरा हो गया एमटीपी मतलब मार्केट, टेक्नोलॉजी और पावर। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है? फिर तीसरा है आइडियोलॉजी, ठीक है? जो व्यक्ति है वो किस आइडियोलॉजी से प्रभावित है या जो एक्टर्स वो किस आइडियोलॉजी से प्रभावित है। तो एक्टर कैसा है, उसका परवरिश कैसा है, उसका सामाजिक सिस्टम, कल्चर सिस्टम कैसा था, और यूनियन का कैसा था, एम्प्लॉयर गवर्नमेंट का कैसा था, मार्केट कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसा है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है आपका इस्टेब्लिशमेंट में, और उनके आइडियोलॉजी आपस में क्या है। तो ये तीनों का एफ ए, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है एक फंक्शन है किसका? फंक्शन ऑफ एक्टर्स, मार्केट, टेक्नोलॉजी, पावर एंड आपका आइडियोलॉजी। तो यही बोला कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस को हम अकेला में नहीं देख सकते हैं, ये एक फंक्शन होता है इन 5 चीज़ों का। क्लियर है? समझ में आया? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन इज जॉइंट फंक्शन ऑफ एक्टर, कॉन्टेक्स्ट एंड आइडियोलॉजी। दूसरा है यूनिटरी अप्रोच। यूनिटरी अप्रोच ये बोलता है, नाम से ही पता चल रहा है, एकात्मक दृष्टिकोण। एकात्मक दृष्टिकोण मतलब ये बोलता है कि वर्कर का जो इंटरेस्ट है और हमारा जो इंटरेस्ट है आपका एम्प्लॉयर का, दोनों का जो इंटरेस्ट है वो कॉमन है, ठीक है? दोनों जो है टीम वर्क जैसा काम करते हैं, उनका जो ऑब्जेक्टिव्स होता है वो साझा होता है, उनका पर्पस कॉमन होता है, हार्मनी होता है। इसको हम लोग पैटर्नल अप्रोच भी बोलते हैं। ये बोलता है कि जिस तरह से एक जो दादा पूरा फैमिली का ध्यान रखता है और वर्कर उसके अंडर में काम करता है, दोनों मिलजुल के सब साथ में रहते हैं, उसी तरह से यूनिटरी अप्रोच वाले बोलते हैं कि इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि वर्कर अलग है और उसका मालिक अलग है, दोनों एक ही यूनिट के जैसा काम कर रहे हैं, दोनों का इंटरेस्ट कॉमन है। और अगर मान लीजिए और इसमें लड़ाई नहीं होगा, अगर मान लो लड़ाई अगर हो भी जाता है तो माना जाएगा ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? और उसको आसानी से सूझबूझ से हम लोग कर सकते हैं इसे। और यूनिटी अप्रोच बोलता है कि ट्रेड यूनियन का जरूरत नहीं है। ट्रेड यूनियन का जरूरत वहाँ पे पड़ता है जहाँ पे हित अलग अलग है। तो यहाँ पे जब इंटरेस्ट ही दोनों का कॉमन है, हित अलग है, हित सेम है, इंटरेस्ट सेम है, तो भी ट्रेड यूनियन का जरूरत जो है यूनिटी अप्रोच के अनुसार नहीं है। और ये मानता है कि अगर किसी इंडस्ट्री में स्ट्राइक हो रहा है या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो मतलब वो गलत है, वो नुकसान करेगा, ठीक है? और उसको अवॉइडेबल है, रोका जा सकता है। कैसे? साठ गांठ करके, मिला जुला मिलजुल के। और स्ट्राइक वस्ट्राइक जो होता है वो विध्वंस का कारण होता है और उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, ठीक? और ट्रेड यूनियन का जरूरत नहीं है, यूनिटी अप्रोच ऐसा मानता है। ठीक, क्लियर है? तो ये बोलता है कि अगर मान ली कॉन्फ्लिक्ट अगर हो भी गया, संघर्ष अगर हो भी गया मैनेजमेंट में और वर्कर में, तो ये माना जाएगा कि वो टेम्पररी है, ठीक? और इसलिए हुआ क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो नहीं समझ पाया, ठीक है? मैनेजमेंट अगर समझ लेते तो नहीं होता, और वो टेम्पररी है, उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। जब मैनेजमेंट अच्छे से अपना काम करेगा तो वर्कर भी काम करेंगे, तो कॉमन गोल की तरफ वो लोग काम करेंगे शांति से, सहयोग से, तो सबको बेनिफिट होगा। ये वो यूनिटरी अप्रोच बोलता है। दूसरा तो यूनिटरी अप्रोच का जो उद्देश्य है वो यही है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना, वर्क इन्वायरमेंट जो हार्मोनियस हो, इफेक्टिव हो, ट्रस्ट लाना, ओपन होना, रिलेशन फेयर होना, ट्रांसपेरेंट होना, कॉर्डियल रिलेशन होना। और ये बोलता है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन करने का जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों मिलजुल के आपस में काम कर लेते हैं। तो डायरेक्ट जो है एम्प्लॉयर जो है मैनेजमेंट से बात करे, ठीक है? वर्कर जो है मैनेजमेंट से बात करे, मैनेजमेंट को अगर कोई दिक्कत है तो वर्कर से बात करे। बीच में कोई मीडिएटर का, ट्रेड यूनियन का, गवर्नमेंट का किसी का जरूरत नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट बोलता है प्लूरलिस्टिक अप्रोच। प्लूरलिस्टिक अप्रोच जो है यूनिटरी अप्रोच के अपोजिट है। नाम से पता चल रहा है, बहुवादी दृष्टिकोण। इसमें ये बोलता है कि भाई देखो, ऐसा नहीं है कि वर्कर का इंटरेस्ट और एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट जो है एक है। वर्कर चाहता है कि अच्छा उसको सैलरी मिले, वर्किंग कंडीशन ठीक हो, काम का घंटा कम हो, और वहीं जो एम्प्लॉयर होगा, मालिक होगा, वो चाहेगा कि कम सैलरी दे, काम का घंटा लंबा हो। तो दोनों का इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग है, वो बोलता है प्लूरलिस्टिक अप्रोच। तो जाहिर सा बात है, दोनों का इंटरेस्ट अगर अलग अलग है तो कॉन्फ्लिक्ट होना जो है लाजमी है, अपरिहार्य है और रैशनल है। ऐसा नहीं है कि वो एबनॉर्मल चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं, वो नॉर्मल है। कॉन्फ्लिक्ट होना जो है वो सामान्य चीज़ है, ठीक है? तो इसका मेन जो सिद्धांत है हमारा किसका? प्लूरलिस्टिक अप्रोच का, बहुवादी सिद्धांत का, ठीक है? वो बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल टेंशन नेचुरल है। मैनेजमेंट का रोल होता है कि वो जो है इंटरेस्ट जो ग्रुप है उसके बीच में आपका मध्यस्थता कराएं, और इसके लिए ट्रेड यूनियन जो है वो वर्कर लोगों को रिप्रेजेंट करता है, और ट्रेड यूनियन की भूमिका जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इंडस्ट्री में स्टेबिलिटी तभी आएगा जब दोनों जो है मिलजुल के काम करेंगे और एक दूसरे को समझेंगे और कंसेशन और कंप्रोमाइज पे काम करेंगे। इंटरेस्ट अलग अलग है लेकिन बातचीत करके और वर्कर का सैलरी को बढ़ा के और मैनेजमेंट भी
वर्कर भी सोचे कि चलो हम अच्छे से काम करते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, तो इस तरह से इंडस्ट्री में स्टेबिलिटी आएगा। लेकिन दोनों का इंटरेस्ट अलग-अलग है, दोनों को मिल के काम करना पड़ेगा और एक-दूसरे को समझना पड़ेगा और ट्रेड यूनियन का यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट का रोल जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन होना चाहिए और स्टेट का इंटरवेंशन भी कानून के द्वारा या ट्राइब्यूनल बना के होना चाहिए ताकि कॉन्फ्लिक्ट कम हो और रेगुलेशन उनको किया जा सके। ठीक है। फिर एक होता है मार्क्सिस्ट अप्रोच। मार्क्सिस्ट जो अप्रोच है वो आपका प्लूरलिस्टिक अप्रोच के जैसा ही है, लेकिन प्लूरलिस्टिक क्या बोला कि हम इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मार्क्सिस्ट बोलता है नहीं, सॉल्व वॉल्व नहीं होगा भाई, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है वो चाहेगा अच्छा प्रॉफिट कमाना और वो कभी भी जो है वो आपका नहीं चाहेगा कि वर्कर का बेनिफिट के लिए। इसीलिए सॉल्यूशन वही है जो रेडिकल अप्रोच बोलते हैं और मार्क्सिस्ट वाले की उखाड़ के फेंक दो, आपको कैपिटलिस्ट को पूरा खत्म कर दो। ठीक है। जितना भी प्रोडक्शन करेगा वो सब वर्कर करेगा और जो भी बेनिफिट होगा वो वर्कर के बीच में बटेगा और सरकार का कोई रोल भूमिका होने का जरूरत नहीं है। ठीक है। सारा जो है वर्कर के हाथ में दे दो, कोई ट्रेड यूनियन का जरूरत नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन लॉ का जरूरत नहीं है। ठीक है। और अगर स्टेट अगर इंटरवेंशन भी कर रहा है तो स्टेट जो होगा वो अमीर लोगों के हाथ में चला जाएगा। अमीर जैसा बोलेगा वो राज्य सरकार वैसा काम करेगा। इसलिए स्टेट का कोई इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है, ट्रेड यूनियन का कोई इंटरवेंशन करने का जरूरत नहीं है। सिंपल वर्कर जो है वायलेंस करके उखाड़ के फेंक दे हमको, किसको, कभी कैपिटलिस्ट को। ये मानता है मार्क्सिस्ट अप्रोच। ये बोलता है कि क्लास स्ट्रगल है, क्योंकि एक है वर्कर क्लास और एक है मैनेजमेंट का, है ना, एम्प्लॉयर क्लास, बुर्जोवा वर्ग, और एक है आपका प्रोलेटेरिएट। तो दोनों में संघर्ष है और दोनों संघर्ष का तभी सॉल्यूशन है जब आपको वर्कर लोग मिल के कैपिटलिस्ट को उखाड़ के फेंक देगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ है और इसको सपोर्ट करते थे कार्ल मार्क्स, इसलिए इसको मार्क्सिस्ट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल अप्रोच, समाजशास्त्री दृष्टिकोण। समाजशास्त्री दृष्टिकोण ये मानता है कि इंडस्ट्री में जो होता है वो आदमी लोग बहुत सारे होते हैं, उनका अलग अलग एटीट्यूड होता है, उनका अलग अलग स्किल है, परसेप्शन है, उनकी आवश्यकता है। तो जाहिर सा बात है कि समाज में जब इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप के लोग होंगे तो उनका इंटरेस्ट जब अलग अलग होगा तो कॉन्फ्लिक्ट होना जो है वो लाजमी है। ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना है तो हमको उसको समाज के एंगल से देखना पड़ेगा। सिर्फ हम उसको इकोनॉमी में अच्छा तनख्वाह दे दें, अच्छा वर्किंग आवर देते वो नहीं, उनका हेल्थ वेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, शहरीकरण, ट्रांसपोर्ट, ये सब पे। तो उसी को सोशलॉजिकल अप्रोच बोलते हैं। वो बोलता है कि वर्कर के और अगर मैनेजमेंट के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो सिर्फ इकोनॉमी का नहीं है कि वो तनख्वाह के लिए कर रहा है, सैलरी के लिए कर रहा है, बल्कि और भी बहुत सारा चीज़ों का वो क्या है आपका कंपाइलेशन है। ठीक है। तो ये बोलता है कि सोशल जो फैक्टर होता है, सामाजिक जो कारक होता है, नॉर्म्स, मोबिलिटी व स्टेटस, रेगुलेशन, स्ट्रेस जो है वर्कर के बिहेवियर को प्रभावित करता है। ठीक है। और उसके कारण उसका इकोनॉमिक, टेक्निकल, पॉलिटिकल जो चेंज होता है वो भी संबंध को प्रभावित करता है। इसीलिए सामाजिक और कल्चरल शिफ्ट अगर हम करेंगे, समाज में उसको अच्छा हेल्थ देंगे, स्वास्थ्य देंगे, है ना, वो एजुकेशन का ध्यान व्यान रखें उसके बच्चे का, तो वर्कर जो है अच्छा सोचेगा मैनेजमेंट को लेके और रिलेशन जो है मैनेजमेंट और एम्प्लॉयर में एम्प्लॉय में वो बढ़िया होगा। नेक्स्ट है गांधीवादी दृष्टिकोण। तो गांधीवादी सिंपल ये बोलते हैं गांधी जी कि महात्मा गांधी के सिद्धांत से प्रभावित होता है और ये बोलते हैं कि ठीक है, दोनों का इंटरेस्ट चलो अलग अलग है, लेकिन और सरकार का भी रोल जो है वो ठीक ठाक है, लेकिन ये बोलते हैं कि स्ट्राइक करने का जरूरत नहीं है। स्ट्राइक जो है वो सबसे अंतिम रास्ता होना चाहिए। इसके पहले शांतिपूर्ण तरीका से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका से मामलों को सॉल्व करना चाहिए। जो भी स्ट्राइक वस्ट्राइक होगा भी तो वो नॉन वायलेंस होना चाहिए और स्ट्राइक जो है जो स्पेसिफिक ग्रीवांस है, विशेष जो शिकायत है उसी के लिए जो हड़ताल करे, ये नहीं कि छोटे बड़े चीज़ के लिए सारा के लिए स्ट्राइक करें। स्ट्राइक जो है सबसे लास्ट का रास्ता होना चाहिए। और ये बोलते इन्होंने बोला, गांधी जी ने, ये ट्रस्टीशिप के मॉडल पे विश्वास करते हैं। ट्रस्टीशिप मतलब जो भी रिसोर्स है, जो भी इंडस्ट्री, जो भी संसाधन यूज कर रहा है वो उसका नहीं है, वो सोसाइटी का है। इसलिए वो जो भी प्रॉफिट कमा रहा है वो समाज को उसको बांट देना चाहिए, दे देना चाहिए। ये नहीं कि वो एक्सेस प्रॉफिट को अपने हाथ में रख ले। तो इन्होंने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है एक ज्वाइंट वेंचर है, संयुक्त उद्यम होता है जिसमें लेबर जो होता है उसको मैनेजमेंट का को पार्टनर मानना चाहिए, मैनेजमेंट को ऐसा। और वर्कर को नॉलेज होना चाहिए कि बिजनेस कैसे काम कर रहा है और बिजनेस और जो मैनेजमेंट है उसको भी नॉलेज होना चाहिए कि वर्कर का एक्चुअल में नीड कैसा है। दोनों ही जब एक दूसरे को समझेगा, डायलॉग के द्वारा, आर्बिट्रेशन के द्वारा, बायलैटरल नेगोशिएशन के द्वारा मामलों को सॉल्व किया जा सकता है। और जब ये नहीं सॉल्व किया जाएगा तब जो है स्ट्राइक जो है, हड़ताल किया जाना चाहिए, वो भी अपना स्पेसिफिक चीज़ के लिए। ठीक है। और वो भी नॉन वायलेंट होना चाहिए, अहिंसा पूर्वक होना चाहिए और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल अप्रोच, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है साइकोलॉजिकल अप्रोच। नाम से पता चल रहा है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मतलब क्या जो है मैनेजमेंट सोच रहा है, ठीक है, और क्या एम्प्लॉय सोच रहा है।
अगर दोनों सेम सोचेगा, मान लो अच्छा है कि ठीक है मैनेजमेंट अच्छा है, हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है, और मैनेजमेंट ये सोचेगा कि वर्कर अच्छा है, हमारे लिए बढ़िया काम कर रहा है, तो ज़ाहिर-सा बात है कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है? और अगर वो दोनों एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी सोचेगा कि नहीं एम्प्लॉयर जो है मेरा शोषण कर रहा है, और एम्प्लॉयर सोचेगा कि वर्कर जो है वो काम चोरी कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, खाली तनख्वाह ले रहा है, तो इस रिस्पेक्ट में जो हमारा रिलेशंस होगा वो नेगेटिव होगा। तो साइकोलॉजिकल अप्रोच वही बोलता है कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है परसेप्शन और एटीट्यूड का डिफरेंस में, ठीक है? और अवधारणात्मक और मनोवृत्ति जो मतभेद होता है, ठीक है? प्रबंधन और कर्मचारियों के से उसी के बीच से संघर्ष जो है वो उत्पन्न होता है। और इसको साइकोलॉजिकल अप्रोच को जो व्यक्ति दिए थे उसका नाम था मैसन हैरी ने कंडक्ट किया था थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, ये जानने के लिए कि वर्कर क्या सोचता है और मैनेजमेंट क्या सोचता है, ठीक? तो ये आप याद रखिएगा साइकोलॉजिकल अप्रोच। फिर नेक्स्ट है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को जो दिए थे उनका नाम था इल्टन मेयो, ठीक है? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को क्या देते हैं? इल्टन मेयो। इन्होंने बोला था कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन होता है और जो हमारा समाज होता है वो आदमी से बना होता है, ह्यूमन से, ठीक? और ह्यूमन जो है सिर्फ वो आप उसका देख रहे हो जो सिर्फ बॉडी नहीं है, बल्कि वो इमोशंस से और एटीट्यूड से प्रभावित होता है, दृष्टिकोण से, ठीक? तो अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है कंपैशनेट रहेगा, सिम्पैथी उनमें रहेगा, करुणा रहेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है वो वर्कर के लिए अच्छा काम करेगा अगर पॉजिटिव इमोशंस होगा। और वहीं अगर नेगेटिव इमोशन होगा तो नहीं काम करेगा अच्छा। तो जो ह्यूमन है वो आपस में यूनाइट होते हैं इमोशंस वाले, और ताकि कॉमन ऑर्गेनाइजेशन को वो ऑब्जेक्टिव्स को वो फुलफिल कर पाएँ। तो ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच जो एल्टन मायो दिए थे उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि इंडिविजुअल्स को पता होना चाहिए कि वर्क का क्या सिचुएशंस है, ठीक है? और उसके अनुसार वो अपने एफर्ट्स को प्रयास को एकजुट करें, और सोशल साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक जो ऑब्जेक्टिव्स है वो सहयोग करके वो अचीव करें। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि इंटरेस्ट जो है, ठीक है, उसको एकजुट करते हुए कोऑपरेट करना, इंडिविजुअल का प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, और साइकोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिक जो नीड है एम्प्लॉयी का वो समझना, ठीक है? क्लियर? तो वही है ह्यूमन रिलेशन, समझ रहे हो ना? सिंपल सा चीज़ है, उसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस का मीनिंग के बारे में। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस सिंपली ये जो टॉपिक है उसको आप सेल्फ स्टडी में भी कर सकते हो। इसमें कुछ पढ़ाने का ये टॉपिक में ज़रूरत नहीं है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होते हैं, वो सिंपल सा आपको नाम से ही पता चल जाएगा। औद्योगिक संबंध, उद्योग में जितने सारे लोग होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके आपस में संबंध, ठीक है? को पढ़ना ही इंडस्ट्रियल रिलेशंस कहलाता है। तो इंडिविजुअल वर्कर और एम्प्लॉयर का क्या रिलेशन है? बहुत सारे एम्प्लॉयर होते हैं, ठीक है? उनका आपस में क्या रिलेशन है? वर्कर और एम्प्लॉयर का क्या एसोसिएशन का क्या है? गवर्नमेंट का, ट्राइब्यूनल का, तो वो सारा चीज़। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में टोटल जो है जनरली 6 पार्टी होता है, 6 हितधारक होता है। एम्प्लॉयी होता है, कर्मचारी, एम्प्लॉयर होता है, हिंदी भी देखते रहिएगा आप। एम्प्लॉयर का एसोसिएशन होता है, गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियन, कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स होते हैं, ठीक है? राइट? तो वही है इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री मतलब ऐसा कोई चीज़ जहाँ पे कोई प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स और सर्विस, और रिलेशन मतलब संबंध, एम्प्लॉयर और ये सारा के आपस में मतलब 6 में, ठीक? तो इसमें अलग-अलग तरह से वो इंटरेक्शन होता है, जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं कौन? वर्कर लोग। फिर वर्कर पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, हम लोग देखेंगे आगे। और ग्रीवांस रिड्रेसल डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म होता है कोर्ट और ट्राइब्यूनल के द्वारा। तो मतलब वही है, सार यही है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस में वर्कर्स और ऑर्गेनाइजेशन जो है आपस में इंटरेक्शन करते हैं, और क्या जो है फेवरेबल टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए दोनों के लिए जो ठीक है, वो इससे पता चलता है। अगर इंडस्ट्रियल रिलेशंस का विशेषता देखेंगे तो सिंपल इसमें मेनली जो है 2 पार्टी होता है। ऑलरेडी हमने देखा टोटल 6 स्टेक होल्डर होते हैं, लेकिन मेनली जो इसमें 2 पार्टी होता है, एक होता है लेबर वर्कर और दूसरा होता है मैनेजमेंट, ठीक है? इनके बिना जो है कोई भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस नहीं हो पाएगा, संबंध नहीं हो पाएगा, औद्योगिक संबंध। तो इसमें कोऑपरेशन भी होता है जहाँ लोग कोऑपरेट करते हैं, और उनका चूँकि इंटरेस्ट अलग-अलग होता है तो संघर्ष भी हो सकता है। तो संघर्ष कैसे कम कम होगा? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है? आपसी समझ से कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। फिर एक कंसिडरेट मैक्रो एनवायरनमेंट को वो कंसिडरेट करते हैं कि टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडस्ट्रियल रिलेशन में, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का, लेबर पॉलिसी, एटीट्यूड क्या है ट्रेड यूनियन का, उसके आधार पे भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस इम्पैक्ट होता है, ठीक है? फिर कंडीशन एंड टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, सेवा रोजगार की शर्त और नियम क्या है, उसको भी स्टडी इंडस्ट्रियल रिलेशन में किया जाता है। फिर ठीक है, कानून का स्टडी किया जाता है, लॉ का, कोर्ट का जो हमारा फैसला है वो सारा निर्णय है उसका भी देखा जाता है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को कौन-कौन सा फैक्टर्स जो है वो इम्पैक्ट करते हैं, तो सिंपल सा चीज़ है। इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट डिपेंड करेगा, गवर्नमेंट कैसा है, एम्प्लॉयर कैसा है, ट्रेड यूनियन, फेडरेशन, लेबर कोर्ट और ट्राइब्यूनल के आधार पे इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रभावित होगा कैसा है। कैरेक्टर्स, जो यूनियन लीडर हैं
उनका क्या भूमिका है, एम्प्लॉयर एसोसिएशन का कैसा भूमिका है, मीडिएटर का, कंसिलिएटर का, इनका कि वो कौन सा मेथड यूज कर रहा है, कलेक्टिव बार्गेनिंग सही से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वर्कर का पार्टिसिपेशन सही से है या नहीं, ग्रीवांस रिड्रेसल कैसा है, शिकायत का निवारण, ठीक है, डिस्प्यूट सेटलमेंट मशीनरी कैसा है, विवाद निपटारण तंत्र, यूनियन का रिकॉग्निशन कैसा है, कैसे हो रहा है, प्रोटेस्ट कैसे वो कर रहे हैं, ठीक है। फिर कंटेंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन कैसा है, उनका तनख्वाह, उनका वर्किंग आवर, ये सारा चीज़। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये सारा फैक्टर इंडस्ट्रियल रिलेशन को प्रभावित करता है। एग्जांपल के लिए समझ जाइए, मान लीजिए कहीं पे तनख्वाह अगर कम दिया जाएगा, वर्कर लोग को वेतन कम दिया जाएगा और काम लंबा टाइम के लिए कराया जाएगा, घंटों के लिए, तो वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस होगा, पॉजिटिव होगा क्या, नहीं, नेगेटिव होगा, सिंपल। तो ये सारे जो फैक्टर्स है वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को इम्पैक्ट करता है। क्यों जरूरी है इंडस्ट्रियल रिलेशंस को पढ़ना, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन को आप सही से अगर पढ़ लेते हो तो आप जो है वर्कर प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाओगे, ठीक है, जो टसल होगा, ठीक है, वो कम होगा हमारा। तो वही सब है, प्रोडक्शन जो है बिना रुकावट के चलेगा, डिस्प्यूट हमारा कम होगा, वर्कर लोगों का मोराल जो है वो बढ़ेगा, वर्कर लोगों का क्या बढ़ेगा, हमारा मोराल बढ़ेगा, उच्च मनोबल उसका रहेगा कि हाँ जी भाई चलो हमारा मैनेजमेंट काम अच्छे से हमारा स्वीकार कर रहा है, और मैनेजमेंट को भी लगेगा कि हमने तनख्वाह दिया लेकिन वर्कर लोग अच्छे से काम करें, तो दोनों जो होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, मेंटल रिवोल्यूशन होगा, मानसिक क्रांति होगा, ठीक है। वर्कर को ये माना नहीं जाएगा कि ये वो सिर्फ वर्कर है उसको हम तनख्वाह दे रहे हैं, बल्कि एम्प्लॉयर सोचेगा कि वर्कर जो है हमारे मैनेजमेंट का, हमारा फैक्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फैमिली के जैसा है, ठीक है। और वेस्टेज भी कम होगा, मैन पावर का, मटेरियल का, वर्कर सोचेंगे कि नहीं मैनेजमेंट हमारे लिए इतना अच्छा काम कर रहा है, हमारा सैलरी वाले ठीक टाइम पे दे रहा है, तो कोई भी मटेरियल चीज़ को वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम वाइम को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, तो एफिशिएंसी हमारा बढ़ेगा, ठीक। फिर औद्योगिक संबंध का क्या क्या उद्देश्य है, वही चीज़ है जो हमने आपको बता दिया। फिर अगर मान लिया औद्योगिक संबंध खराब होगा, औद्योगिक संबंध अच्छा होगा, तो ये सारा चीज़ होगा, तो इसको ठीक उल्टा कर दीजिए, तो आपको औद्योगिक संबंध खराब होगा, आपको पता चल जाएगा, सिंपल सा चीज़ है, ये कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, हम लोग सब लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और ये हम लोग बेसिक चीज़ है ये सब, कि अगर हमारा कहीं पे कुप्रबंधन होगा, किसी भी मैनेजमेंट में खराब औद्योगिक संबंध होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सिंपल सा चीज़ है। तो इसे सबको लॉस होगा, इंडस्ट्री को लॉस होगा, नौकरी से निकाला जा सकता है, सर्विस खराब डिलीवरी होगा, इन्वायरमेंट पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर फैक्ट्री का इमेज भी खराब होगा, उसका जो छवि भी खराब होगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं कि अगर खराब हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशंस होगा तो वर्कर पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो कम तनख्वाह मिलेगा, वो टेंशन में रहेगा, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी रहेगा इसको, तो ये सब कॉमन कॉमन है, ये आप देख सकते हैं। उसी तरह से एम्प्लॉयर पे भी खराब इम्पैक्ट पड़ेगा, सरकार को भी टैक्स वैक्स नहीं मिलेगा, लॉ एंड ऑर्डर का इशू रहेगा, स्ट्राइक व स्ट्राइक होगा, ठीक है, कानून व्यवस्था खराब हो जाएगा, कंज्यूमर को भी अच्छा क्वालिटी नहीं मिलेगा, सर्विस डिलीवरी पुअर होगा। इफेक्ट देख सकते हैं उसका, कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन खराब है तो वहाँ पे का एक्सपोर्ट भी लोग कम होगा, इंपोर्ट भी जो है हमारा बढ़ जाएगा, सामानों का इंपोर्ट बढ़ेगा, उसका सामान कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा नहीं होगा, क्योंकि इंडस्ट्री ही काम नहीं करेगा तो फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, राइट, समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल सिंपल सा चीज़ है, बहुत बड़ी बात ये सब नहीं है। फिर इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल रिलेशन और ह्यूमन रिलेशन में क्या संबंध है, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में दोस्तों मेनली हम लोग एम्प्लॉयर और वर्कर का रिलेशन देखते हैं, लेकिन ह्यूमन रिलेशन में तो हम लोग बस एम्प्लॉयर और रिलेशन नहीं देखते, बल्कि उसका समाज पे भी क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी देखते हैं, उसको वो पर्सनल इम्पैक्ट देखते हैं, मोरल और सोच सामाजिक पहलू भी हम लोग ह्यूमन रिलेशन में देखते हैं, क्योंकि हम लोग ह्यूमन रिलेशन में सिर्फ मानव को एक वर्कर के रूप में नहीं देखते कि वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, बल्कि वो समाज का एक अंग है, तो उसका पर्सनल चीज़, उसका मोरल, उसका सोशल चीज़ देखते हैं, उसका बिलोंगिंगनेस होना चाहिए। अगर ह्यूमन रिलेशन में अगर हम पढ़ रहे हैं तो मतलब फैक्ट्री में सिर्फ वो मजदूर नहीं है, बल्कि उसका वो एक मेंबर है, बिलोंगिंगनेस, एफिशिएंसी, ये सारा चीज़ देखते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन जब पढ़ रहे हैं तो उसका स्कोप जो होता है, दायरा, वो बहुत छोटा, मतलब वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस में जो स्कोप होगा वो थोड़ा क्या होगा, बड़ा होगा, है ना, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस का जो स्कोप होता है वो थोड़ा वाइडर होगा, और इसका जो स्कोप होता है वो थोड़ा नैरोवर होगा, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशंस में हम लोग जो है वो एम्प्लॉयर और वर्कर का रिलेशन देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और उसको लॉ के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। और ह्यूमन रिलेशन में आपस में रिलेशन देखते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या उसका संबंध है वो देखते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पे ज़्यादा रिलेटेड है, कि वहाँ पे कानूनी व्यवस्था कैसा है, कानूनी प्रक्रिया, कानूनी स्टेप्स, और संरचनात्मक कैसा है, कानूनी संरचना, और संस्थागत संरचना कैसा है। लेकिन वही ह्यूमन रिलेशन जो है पर्सनल, मोरल और सोशल पहलू पे ध्यान देता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसका उद्देश्य होता है कि इंडस्ट्री में हार्मनी और डिस्प्यूट सेटलमेंट करना, और ह्यूमन रिलेशन जब हम पढ़ते हैं तो ये मकसद होता है कि
वर्कर को लगे कि वो फैक्ट्री का एक अभिन्न अंग है, एफिशिएंसी बढ़ाना और ह्यूमन को मानव जैसा उसको ट्रीट करना, ठीक है। इंडस्ट्रियल जो रिलेशंस है वो काम आपका करता है हमारा इंडस्ट्री के लेवल पे और नेशनल लेवल पे, और ह्यूमन जो रिलेशन है वो मैनेजमेंट की और पर्सनल फिलॉसफी पे काम करता है, मतलब व्यक्ति पे जनरली ये होता है। और इंडस्ट्री जो होता है वो आपका नेशनल और इंडिया के और या रीजनल लेवल पे काम करता है। तो उस रिस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है उसका जो स्कोप होता है वो वाइडर होता है और ह्यूमन रिलेशन का कम होता है, ठीक है। अब फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन का फिर से अर्थ दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्या कारण है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होने का? विवाद, जो औद्योगिक विवाद होता है तो क्या कारण है? सिंपल बात है, मैनेजमेंट खुश नहीं है या वर्कर खुश नहीं है, बस वही है और कुछ नहीं। तो इकोनॉमिक कारण हो सकता है, आप पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कम मजदूरी है, महंगाई भत्ता का ध्यान में नहीं रखा जाता, महंगाई बढ़ रहा है लेकिन महंगाई भत्ता अच्छा नहीं दिया रहा, काम का घंटा ये। मैनेजमेंट का क्या क्या इशू है, पॉलिटिकल इशू देख लीजिएगा, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अगर हो रहा है, विवाद होगा, औद्योगिक विवाद, तो सिंपल बात है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा, अच्छा चीज़ तो है नहीं, खराब चीज़ है तो खराब खराब इम्पैक्ट पड़ेगा, ये देख लीजिएगा। उसके बाद स्ट्राइक और लॉकआउट में क्या अंतर है? स्ट्राइक मतलब होता है दोस्तों जब वर्कर लोग आपका हड़ताल करता है तो उसको स्ट्राइक बोलते हैं, और लॉकआउट मतलब तालाबंदी। ये सब हम लोगों ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में डिटेल में पढ़ा है, तो यहाँ पे उसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, राइट। तो स्ट्राइक का अलग अलग टाइप होता है, तो वो देख लेते हैं। एक तो घेराव होता है, घेराव मतलब मैनेजमेंट को घेर लेता है चारों तरफ से और उसको जाने जाने नहीं देता, उसको घेराव बोलते हैं। फिर पिकेटिंग, पिकेटिंग का मतलब हो गया कि कंपनी का वो बैनर दिखाना, कंपनी का जो गेट होता है फैक्ट्री गेट, वहाँ पे बैनर दिखाता है, डिस्प्ले करता है और बाकी लोगों को भी बोलता है कि आइए ज्वाइन कीजिए स्ट्राइक को। फिर बॉयकॉट क्या होता है? बॉयकॉट करता है कि कंपनी का सामान को हम यूज नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, काम पे कोई सहयोग नहीं करेंगे। फिर स्टे अवे स्ट्राइक, स्टे अवे स्ट्राइक मतलब जब कार्यस्थल से बाहर विरोध होता है, प्रदर्शन होता है, तो उसको स्टे अवे स्ट्राइक बोलते हैं। फिर एक होता है पेन डाउन स्ट्राइक, जिसको टूल्स डाउन स्ट्राइक बोलते हैं। पेन डाउन स्ट्राइक मतलब वर्कर आएगा लेकिन काम नहीं करेगा, उसको बोलते हैं पेन डाउन स्ट्राइक या टूल्स डाउन स्ट्राइक, मतलब सामान अपना रख दिया, काम नहीं करेंगे, आएंगे। फिर टोकन स्ट्राइक, टोकन स्ट्राइक मतलब छोटा सा स्ट्राइक होता है, जनरली 24 घंटे का, मैनेजमेंट को सावधान करने के लिए, चेतावनी देने के। फिर एक लाइटनिंग स्ट्राइक होता है, अचानक से वर्कर जो है काम बंद कर देता है बिना कोई नोटिस दिए। फिर होता है गो स्लो स्ट्राइक, वर्कर आएगा काम करेगा लेकिन धीरे धीरे काम करेगा। फिर वर्क टू रूल, वर्क टू रूल मतलब जो भी काम होगा नियम के अनुसार होगा, 8 घंटा लिखा हुआ है तो 8 ही घंटा करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं वर्क टू रूल स्ट्राइक, जो भी होगा रूल्स रेगुलेशन कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार करेंगे। फिर एक भूख हड़ताल, तो आप समझ रहे हो, भूख पे रहेंगे जब तक उनका डिमांड पूरा नहीं हो जाए। तो ये हो गया प्राइमरी स्ट्राइक, ये जो है ये प्राइमरी स्ट्राइक का एग्जाम्पल है, प्राथमिक हड़ताल का एग्जाम्पल है। फिर टाइप्स है, मतलब फिर एक होता है द्वितीय का स्ट्राइक, सेकेंडरी स्ट्राइक, वो सिंपैथी स्ट्राइक बोलते हैं। कहने का मतलब है कि ये कोई इंडस्ट्री है, यहाँ के वर्कर जो है स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन कोई एक और इंडस्ट्री है, ठीक है, तो यहाँ के जो वर्कर हैं इसको सिंपैथी दिखाने के लिए यहाँ पे भी स्ट्राइक कर दिए। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था इस इंडस्ट्री में, लेकिन इसको सहानुभूति देने के लिए यहाँ पे स्ट्राइक कर दी, उसको हम लोग सिंपैथी स्ट्राइक बोलते हैं। और ये सेकेंडरी स्ट्राइक का जो है वो टाइप है, ठीक है, क्लियर। तो सेकेंडरी स्ट्राइक का टाइप क्या है, इसको हम लोग सिंपैथी स्ट्राइक बोलते हैं। तो प्रेशर, प्रेशर इज थर्ड पार्टी लिंक्ड विद द एम्प्लॉयर टू इनडायरेक्टली काउज लॉस, तो नियोक्ता से जुड़े किसी तीसरे पक्ष पर अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाने के लिए दबाव डालना। कहने का मतलब दूसरे एंगल से आप समझिए, जैसे कि मान लो ये इंडस्ट्री है, यहाँ पे वर्कर लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, इस इंडस्ट्री को कहीं से ये रॉ मटेरियल लेता है, रॉ मटेरियल कच्चा माल, तो यहाँ के वर्कर जो है यहाँ के वर्कर इसको प्रेशर करेंगे, जो इसको रॉ मटेरियल जो कंपनी दे रहा है, कि भाई इसको सामान मत बेचो, क्योंकि यहाँ पे ये वेतन जो है लोगों को वेज जो है टाइम पे नहीं देता है, बहुत कम देता है और बहुत ज़्यादा काम करवा रहा है, ठीक है। तो जब ये थर्ड पार्टी, यहाँ पे दो ही पार्टी है, एक है वर्कर और एक है फैक्ट्री, लेकिन रॉ मटेरियल वाला जो सही कंपनी इसको सप्लाई कर रहा है कच्चा माल, ये थर्ड पार्टी हो गया, राइट राइट। तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड पार्टी। तो जब हम थर्ड पार्टी पे प्रेशर डालते हैं अपने डिमांड को पूरा करने के लिए, ठीक है, और वो कंपनी को लॉस करने के लिए, ताकि उसको लॉस होगा तो उसको अकल ठिकाने लगेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड सेकेंडरी स्ट्राइक,
सिंपैथी स्ट्राइक भी इसको वो भी एक टाइप है। फिर और भी लार्ज स्ट्राइक होता है, जैसे जनरल स्ट्राइक नेशनल लेवल पे होता है। पॉलिटिकल स्ट्राइक जो पॉलिटिकल जो पॉलिसी होता है गवर्नमेंट का उसके विरोध में किया जाता है। एक ही पार्टिकुलर स्ट्राइक किया जाता है किसी पार्टिकुलर चीज़ों के लिए किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में। और एक बंद होता है, टोटल शट डाउन कर देते हैं कि कुछ चीज़ों का सब बंद बंद बंद। ठीक है। फिर लॉकआउट होता है, लॉकआउट तालाबंदी, ये एम्प्लॉयर करता है। ठीक है, ये टेम्पररी जो है काम को बंद कर देता है। ठीक है, वर्कर को सबक सिखाने के लिए, तो उसका डिमांड नहीं मानने के लिए उसको वार्निंग देने के चलो भाई ताला बंद कर दे, काम नहीं होगा। तो वर्कर को प्रेशर करने के लिए भी ये काम होता है। लेकिन याद रखिए लॉकआउट जो होता है वो ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट नहीं होता है, बल्कि जानबूझ के काम को बंद करना होता है वर्कर को प्रेशर करने के लिए। फिर स्ट्राइक और लॉकआउट में क्या अंतर है आप देख लीजिएगा, आपको सिंपल भाषा में समझ में लिखा हुआ समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो औद्योगिक विवाद होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, उसको निपटान करने के अलग अलग तरीका है। ठीक है, निपटान मशीनरी, ये सब हमने कहाँ पढ़ा है, जब हम आपको इंडस्ट्रियल लेबर लॉ में हमने जब आपको कल क्लास लिया था। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बात किया था, कल नहीं सॉरी परसों, परसों जब हमने क्लास लिए थे, इसके पहले वाला क्लास देखिएगा, पहले का पहले वाला मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे है। ठीक, आगे हम बता देते हैं कि इसमें हम लोग वो सब पढ़ चुके हैं ना, तो ये सब हम लोगों ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में पढ़ लिया, अभी हम आपको दिखा रहे हैं कहाँ पे देखें। ठीक है, तो उसी में हम लोग लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, नेशनल ट्राइब्यूनल, ठीक है, वो सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसी तरह से वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में अब दिखा दे रहा हूँ अभी आपको कहाँ पे, इसको कम मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में वर्कर लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए ताकि वर्कर लोगों को लगे कि भाई हम जो है फैक्ट्री का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, उसी को बोलते हैं वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ठीक है, तो वो पढ़ लीजिएगा, आपको सिंपल भाषा में लिखा हुआ समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। और इसे उतना न्यूमेरिकल भी नहीं बनेगा, जिसे न्यूमेरिकल जो बन रहा है वो मैंने आपको बता दे, उसको मैं खुद डिटेल में पढ़ा दे रहा हूँ, उसको मैंने नहीं जो है आप पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, उसको मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपको थोड़ा थ्योरी टाइप का आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट देखिए हम लोग, तो आप लोग ये देखते रहिएगा नीचे नीचे। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक है नेक्स्ट में, उसको नाम है अब्सेंटिज्म एंड लेबर टर्नओवर। अब्सेंटिज्म, अब्सेंटिज्म मतलब अनुपस्थिति और श्रम कारोबार। तो अब्सेंटिज्म का मतलब दोस्तों होता है कि वर्कर जो है वो बिना बताए छुट्टी पे चला गया और काम नहीं कर रहा है, या आ रहा है काम नहीं कर रहा है, उसको हम लोग अब्सेंटिज्म बोलते हैं। मतलब द प्रैक्टिस ऑफ हैबिट ऑफ बीइंग इन अब्सेंस। ठीक है, मतलब अनुपस्थिति में रहने का अभ्यास, बिना मतलब जो है बताए चला गया है और ड्यूटी पे नहीं आ रहा है। तो व्हेन एन एम्प्लॉय डज नॉट रिपोर्ट फॉर ड्यूटी इवन दो द एम्प्लॉयर हैज वर्क रेडी एंड द वर्कर इज अवेयर। तो जब कोई कर्मचारी काम पर नहीं आता है, जबकि नियोक्ता के पास काम तैयार है, काम करवाना चाहता है एम्प्लॉयर, लेकिन वर्कर नहीं आ रहा है, और कर्मचारी को भी इसका जानकारी है कि काम है लेकिन फिर भी वो नहीं आ रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों अब्सेंटिज्म। अगर वो छुट्टी लेके गया है तब तो उसको हम लोग छूट नहीं बोलेंगे कि अनुपस्थिति है, क्योंकि वो स्वीकृत अवकाश लेके अप्रूव छुट्टी लेके गया है। बाकी केस में अब्सेंटिज्म कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब्सेंटिज्म का एक फार्मूला होता है कि कितना, अगर वो आता तो काम करता और वो नहीं आया तो कितना जो है मैन डेज लॉस्ट हुआ, कितना जो है मानव दिवस लॉस हुआ, उसको डिवाइड कर दीजिए कि कितना काम हुआ और प्लस कितना काम लॉस हुआ, इनटू 100 कर देंगे तो आपको जो है एब्सेंटिज्म रेट मिल जाएगा। तो एब्सेंटिज्म रेट क्या होता है, अनुपस्थिति दर बराबर कितना मैन डे लॉस्ट हुआ बाई कितना मैन डे वर्क हुआ काम हुआ प्लस कितना मैन डे लॉस्ट हुआ इनटू 100। इस तरह से आपको अनुपस्थिति दर जो है वो मिल जाएगा। अनुपस्थिति दर ऐसे निकालेंगे ना, कितना अनुपस्थिति हुआ और कितना काम हुआ और कितना अनुपस्थिति हुआ, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपको अनुपस्थिति दर निकल जाएगा। जिस तरह आपको बेरोजगारी दर निकालते हैं तो ऊपर में क्या लिखते हैं कि बेरोजगारी कितना है, कितना लोग काम ढूंढ रहे हैं और नहीं मिला, और नीचे क्या लिखते हैं कि कितना लोग काम ढूंढ रहे हैं नहीं मिला और कितना लोग काम कर रहे हैं। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या बोलेंगे, हम वो लोग बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो उसी तरह से अब्सेंटिज्म रेट निकलेगा, राइट। उसी तरह से एक और होता है लेबर टर्नओवर। लेबर टर्न ओवर, श्रम श्रम कारोबार इसको बोलते हैं, श्रम कारोबार। तो श्रम कारोबार का मतलब है कि कितना जो है, जब भी लेबर टर्नओवर से हमको पता चलता है कि वर्कफोर्स में चेंज ये नापता है कि वर्कफोर्स में अगर चेंज हो रहा है तो उसका एम्प्लॉय पे कितना कितना एम्प्लॉय जो है छोड़ रहा है और कितना एम्प्लॉय जो है वो हमारा एवरेज एम्प्लॉय कितना है उस समय में। ठीक है, तो लेबर टर्नओवर से हमको पता चलता है कि ये मेजर करता है कि वर्कर का रिलेशनशिप किसके बीच में, एम्प्लॉय कितना काम छोड़ रहा है और एवरेज एम्प्लॉय उस समय में कितना है। तो अगर लेबर टर्न ओवर, ठीक है, अगर हाई होगा
इसका मतलब आपको पता चलेगा कि वर्कर जो है वो नौकरी को ज़्यादा छोड़ रहा है। तो ये याद रखना है। श्रम कारोबार इसको हिंदी में बोल सकते हैं। लेबर टर्नओवर अगर अधिक होगा, इसका मतलब लेबर जो है नौकरी को छोड़ रहा है, वो खुश नहीं है। ठीक है, और अगर लेबर टर्नओवर कम होगा, इसका मतलब नौकरी जो है वो खुश है, स्टेबल है। ठीक है, तो 3 से 5% जो है वो एक्सेप्टेबल है, इतना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है खुश नहीं होंगे। तो जिस तरह से महंगाई जो है कुछ हद तक ठीक है, ठीक है, तो उसी तरह से लेबर टर्नओवर भी कुछ हद तक ठीक है, 3 से 5% एक्सेप्टेबल है। उससे अधिक होता है तो मैनेजमेंट जो है, प्रबंधन को सोचना पड़ता है कि क्यों हमारा फैक्ट्री से लोग जो है छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो क्या है कारण है लेबर टर्नओवर का, ठीक है, नौकरी को छोड़ने का? तो सिंपल सी चीज़ है, पर्सनल कारण, डोमेस्टिक कारण हो सकता है, बूढ़ा हो जाएगा तो रिटायर करेंगे तो नौकरी छोड़ेगा, एक्सीडेंट हो गया तो काम नहीं कर पाएगा। तो ये सिंपल सिंपल है, आप पढ़ेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। ठीक, कैसे लेबर टर्नओवर को ठीक कर सकते हैं? तो जो जिस कारण से लेबर टर्नओवर हमारा खराब था, तो उसको ठीक कर दीजिए तो हो जाएगा। उनका तनख्वाह दे दीजिए, रिटायरमेंट का एज बढ़ा दीजिए, तो इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक आर्टिकल लिखा हुआ है, डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, उसको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे आर्टिकल 38 का प्रावधान है कि सोशल वेलफेयर को, जस्टिस को प्रमोट करना। आर्टिकल 39A बोलता है लाइवलीहुड के बारे में, पर्याप्त जीवन आजीविका के बारे में, राइट टू वर्क, और ये सारा चीज़, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। 39A जो है वो फ्री लीगल एड है, फ्री में कानूनी सहायता, मुफ्त में। ठीक है, आर्टिकल 41 है राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंट इन एम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज पेंशन। तो ये सारा आप देख लीजिएगा। ठीक है, याद ही कर लीजिएगा। 42 जो है वो मैटरनिटी बेनिफिट के लिए है, और काम का समय जो जगह हो वो अच्छा हो, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, तो वो उसके लिए है। आर्टिकल 43 जो है वो लिविंग वेज के लिए, जीविका मजदूरी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा करना। आर्टिकल 43A जो है वो वर्कर का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में बढ़ाने के लिए है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, आर्टिकल 45 जो है बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना, 0 से 6 साल के बच्चे के लिए। और आर्टिकल 47 ये है कि राज्य जो है वो कोशिश करेगा, मतलब सरकार, कि कुपोषण का स्तर और लिविंग स्टैंडर्ड और पब्लिक हेल्थ को अच्छा करना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में पावर जो है, रूल रेगुलेशन बनाने का पावर जो है वो केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, तो वो क्या क्या कर सकता है ये एक बार आप देख लीजिएगा। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या-क्या पावर है कि आईएलओ में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में, भारत की तरफ से कौन जाएगा रिप्रेजेंटेटिव, वो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट में डिसाइड करेगा। ठीक है, इसके अलावा माइंस, ऑयल फील्ड, पोर्ट, डॉक, रेलवे, पोस्ट और टेलीग्राफ से रिलेटेड मामलों को सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाएगा, मतलब पार्लियामेंट बनाएगा टेलीफोन को लेके। उसी तरह से अगर डिस्प्यूट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के बीच में हो जाता है, तो वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट में वो आता है। ठीक है, अगर डिस्प्यूट एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करता है, एक से अधिक राज्यों को, ऐसा विवाद, तो वो आपका यूनियन लिस्ट में आएगा। फिर वर्कर अगर एक राज्य से छोड़ के दूसरे राज्य में जाते हैं, तो वो भी आपका यूनियन लिस्ट में आएगा। स्टेट लिस्ट में क्या आएगा? तो स्टेट लिस्ट में जो हमारा स्टेट लिस्ट है, ठीक है, लैंड, लेबर, कैप, है ना, लैंड है, ठीक है, उसके बाद आपका जो है वाटर है, तो वो सब में कानून बनाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इसमें कुछ याद रखेंगे, जैसे अगर हैंडीकैप्ड पर्सन है, विकलांग व्यक्तियों के लिए राहत बनाने का, वो स्टेट लिस्ट में आता है। जो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, बेरोजगार श्रमिक, वो स्टेट लिस्ट में है। फिर वेलफेयर स्कीम अगर स्टेट लेवल पे बनाना है, राज्य स्तर पे, तो स्टेट लिस्ट में। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, लेकिन ये स्टेट लिस्ट में पार्टिकुलर आता है। कंकरेंट लिस्ट में इसमें दोनों कानून बना सकती है। जैसे ट्रेड यूनियन को लेके अगर बनाना है, या फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को लेके, सोशल सिक्योरिटी को लेके, या वेज एंड वर्किंग कंडीशन को लेके, तो ये कंकरेंट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों बना सकता है। फिर लेबर लॉ का कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन होता है, तो आर्टिकल 256 और 257 ये बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट राज्य को डायरेक्ट कर सकती है, बोल सकती है कि लेबर लॉ को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डायरेक्शन दे सकती है। आर्टिकल 258 बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि अपना शक्ति को, ये ऑफिसर्स को या रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे, उसको ये दे सकती है, डेलीगेट कर सकती है, सौंप सकती है। ठीक है, लेबर लॉ से रिलेटेड चीज़ों को। ठीक है, फिर वही है कि अगर कंकरेंट लिस्ट में कोई भी कानून बनता है और उसमें सेंटर और स्टेट दोनों बना सकता है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, और विवाद होता है, तो सेंटर का जो लॉ है वो प्रिवेल होगा, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, तो दोस्तों 0IS के जब आपको चैनल पे जाइएगा, फिर प्ले लिस्ट में जाके जो फर्स्ट वाला आपका प्ले लिस्ट है, जिसमें
जिसका टाइटल है ईपीएफओ टेस्ट सीरीज 3000 प्लस एमसीक्यू, ठीक है। उसमें हम लोग को मैंने बहुत सारा चीज़ों को पढ़ाया है, लगभग समझिए कि सिलेबस अब धीरे धीरे कंप्लीट करने के कगार पे हम लोग हैं, ठीक है। तो इसमें जो आप देखिएगा क्लास नंबर जो हमारा 29 है, उसमें हम लोगों ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। तो वहीं पे हम लोगों ने ये सब बात किया है कि किस तरह से डिस्प्यूट का सॉल्यूशंस होगा, क्या क्या उसका मशीनरी है, तो वो सारा चीज़ हमने दोस्तों इसमें पढ़ा था, ठीक है। तो शुरू से आप देखिए क्लास को, जो नहीं देखे हैं, जो देख रहे हैं तो वो अच्छी बात है, डेली देखिए क्लास को, पहले वाला भी देखिए, पीडीएफ भी पढ़िए और बार बार इसको रिवाइज कीजिए। वैसे 1 नवंबर से हम आपको डेली बेसिस पे बताते रहेंगे कि आज आपका ये होमवर्क है, ये आपको कंप्लीट करना है, ये वीडियो को, ये पीडीएफ पढ़ना है, ठीक है। 31 अक्टूबर तक हम लोग पूरा सिलेबस को कंप्लीट करने का धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि कंप्लीट लगभग सिलेबस 95% हो जाएगा। जो 4-5% बचेगा उसको हम लोग नवंबर में थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो जो हम आपको बोल रहे हैं वो अच्छे से आपको उसको सीरियस मान के पढ़ाई कीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा और एग्ज़ाम निकालने में दोस्तों दिक्कत नहीं होगा। बस आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ मेहनत करना है, अच्छे से जी जान से लगना है, ठीक है। बाकी अच्छे से पढ़िए, खुश होके पढ़ेंगे और रिलैक्स होके पढ़ेंगे तो आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। अगर टेंस होके पढ़ेंगे कि बहुत पढ़ना है तो दिक्कत होगा। इसलिए रिलैक्स होके पढ़िए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा अपना फिजिकल वर्क भी हल्का-फुल्का कीजिए, पानी अच्छे से पीजिए, रिलैक्स रहिए, रेस्ट कीजिए और फिर अच्छे से पढ़िए। मोबाइल का कम से कम यूज़ कीजिए, शॉर्ट्स देखने में, रील देखने में। अभी एग्ज़ाम में अभी आपको लगभग 35 डेज़ के आस-पास मोटा-मोटी बचा हुआ है। तो आप कोशिश करिए, 35 डेज़ भी नहीं, आप 32-33 डेज़ है, तो कोशिश करें कि आप मोबाइल का प्रयोग अभी 1 महीना मत कीजिए। बस क्लास जो देखना है बस वही, बाकी मोबाइल एकदम साइड में रख दो। हाँ, पीडीएफ वीडीएफ पढ़ना है तो बाकी, लेकिन याद रखिए आपको अपने पे कंट्रोल होना चाहिए, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा आपको अपने लाइफ़ में, सेल्फ डिसिप्लिन लाना पड़ेगा कम से कम अभी एग्ज़ाम तक, ठीक है? ताकि आप अपना प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएँ। क्योंकि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं और हम नहीं चाहेंगे कि लास्ट में आप अपना तैयारी को थोड़ा स्लो कर दीजिए और आप अपना एफर्ट डालिए, हो जितना पढ़ना है वो पढ़िए, ठीक है। जो अभी वेब सीरीज़ देख रहे होंगे या शॉर्ट्स, रील, मूवी कुछ भी, वो थोड़ा कम कर दो। कोई फेस्टिवल जाना है कहीं या शादी भी है, थोड़ा कम कर दीजिए। 1 साल 1 महीना तक आपका देखिएगा आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं और कल हम लोग आगे का टॉपिक को हम आपको बता देंगे, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रिलेशंस लगभग आपका खत्म है, अकाउंटिंग भी लगभग आपका खत्म है। सोशल सिक्योरिटी भी मोटा-मोटी हमने ख़त्म किया है। इंग्लिश के लिए हमने आपको बता दिया कि कहाँ से क्या-क्या करना है। करंट अफ़ेयर भी हम लोग ने कर लिया है लगभग, ठीक है। हम लोगों ने हिस्ट्री भी लगभग कर लिया है दोस्तों। हिस्ट्री तो पूरा ही हो गया है, चाहे वो एंशिएंट हो, आर्ट एंड कल्चर, मिडाइवल या हमारा मॉडर्न। फिर इकोनॉमिक्स भी हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद जो है हमारा ऑडिटिंग है वो हमने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है। स्टैटिस्टिक्स के लिए और मैथ्स के लिए हम लोग आपको कल आपको जो लेक्चर हम लिए हैं, लेक्चर नंबर हमारा 30, उसमें मैंने आपको बताया कि कहाँ-कहाँ से करना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सिलेबस लगभग अब कंप्लीट होने के कगार पे है, ठीक है। और कंप्यूटर भी हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। और अभी हमारे पास 31 अक्टूबर तक का टाइम है। जो भी छोटा-मोटा हल्का-फुल्का बचा हुआ चीज़ है उसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और 1 नवंबर से हम लोग सिलेबस को रिवाइज़ करेंगे। वो तभी होगा जब आप अपने से एफर्ट डालेंगे, हमारे से पढ़ाने से नहीं होगा, ठीक है। आपको रगड़ के पढ़ना भी पड़ेगा जो हम आपको बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना है, रिलैक्स होके हँसते हुए पढ़ना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, खुश होइए, हँसिए, स्माइल कीजिए, ठीक है, आराम से पढ़िए। गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों, बाय-बाय।